हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारी। और क्षमा भी चाहूँगा आपसे क्योंकि यूपीएससी 2022 का जो ऑप्शनल का पेपर हुआ हिस्ट्री का, तो उसको यूट्यूब तक लाने में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। लेट होने की वजह भी थी, त्यौहार भी पड़ गया और बीच में कुछ ऐसी तकनीकी समस्याएं आ गई कि उसको आपको तक हम बहुत तीव्रता से नहीं पहुंचा पाए। खैर, फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पेपर हुआ है उससे आप ठीक से परिचित हो जाएं, ट्रेंड को समझ लें और कोशिश ये भी करेंगे कि आपको वो पेपर हम उसके एक पैटर्न को समझा सकें कि जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सेगमेंट से पूछे गए हैं, किस तरह के पूछे गए हैं। एक टीचर होने के नाते हो सकता है मुझको ऐसा लग रहा है कि पेपर अच्छा था, या मैं कह दूं कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, वो समझ पे आधारित थे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि न्यू कमर स्टूडेंट के लिए वो चीज़ें थोड़ी सी टफ दिख रही हों। हालांकि टफ नहीं है, मेरी बात को आप यकीन मानिएगा कि टफ इसमें कुछ भी नहीं था। जो भी चीज़ें पूछी गई हैं कंसेप्चुअल थी, और कॉन्सेप्चुअल ऐसी थी कि कुछ सर्टेन अवधारणाओं पर इतिहास का विश्लेषण करा दिया गया था। और मुझे लगता है ये यूपीएससी ने पहली बार नहीं किया था। यूपीएससी से पहले भी इसी तरह के सवाल पूछता रहा है। और जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूँ कि आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। वहाँ जिस जिस सेगमेंट से जो जो सवाल पूछा गया है वो आप चेक कीजिए कि किस सेगमेंट से किस तरह का सवाल पूछा गया है। ये पैटर्न अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो यूँ समझिए कि फिर नेक्स्ट ईयर का जो भी पेपर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इतिहास वैकल्पिक विषय हो या मैं कहूँ कि सामान्य अध्ययन में भी इतिहास का जो पोर्शन आता है चाहे वो हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को ज़रूर आप ध्यान दीजिए, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। हम अपने स्टूडेंट से हमेशा कहते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको हू बहू रट जाएं और वही सवाल हू बहू आ जाएगा और आप जाके हू बहू लिख आएंगे। ये नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देना है कि उस टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे गए, किस तरह के सवाल पूछे गए इन द सेंस ये कि यूपीएससी ने किस किस पैटर्न को वहाँ से उठाया है और उन चीज़ों को हम सामने रखते हुए इस टॉपिक को कैसे समझें, किस तरह से इसका विश्लेषण करें। अच्छा, अब क्योंकि पहला पेपर आज है, हम लोग पहले पेपर की ही सॉल्विंग कर रहे हैं। आपको दूसरे पेपर की भी मिल जाएगी जल्दी ही। तो पहले पेपर में पहला क्वेश्चन जो आपने देखा है वो मैपिंग वाला रहता है। और मैपिंग स्टूडेंट कई बार हमसे क्लास में भी पूछते हैं कि सर मैप के लिए कोई तरीका समझा दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। मैं ये कह दूं कि आपको मैं ब्लॉक्स बना के समझा दूंगा तो शायद ये दिल को बहलाने के लिए है, या मैं कह दूं कि मैं जो है मैप पे यूं ही रटा दूंगा, ये भी मैं नहीं कहूँगा कभी भी आपसे। आपने मैपिंग को अगर ठीक से देखा हो, एक तो देखिए पहली चीज़ क्या, चॉइस नहीं है आपके पास में। ऐसा नहीं है कि आपको जो है मैक्सिमम प्लेसेस दे दिए गए हैं और आपसे कह दिया गया सिर्फ इतने ही बता दीजिए, आपको बताने सब हैं। तो चॉइस ख़त्म कर दी उन्होंने, आपको मैप बताने सब हैं। प्लस आपको उसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप कुछ लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक की जिस रिवीजन की मैं बात कह रहा हूं, अगर आप उसको ध्यान दें, मैंने मैपिंग का जो पेपर सॉल्व किया है उस पेपर को आप देखिएगा। उस पेपर में मैंने कोशिश ये भी की है कि लास्ट ईयर में कहाँ कहाँ से सवाल आए थे, उन्हीं प्लेस को फिर इस बार कैसे उठाया गया है, किस तरीके से पूछा गया है। इससे पहले भी ये प्लेस पूछे जा चुके थे। तो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को हल करते हैं तो न केवल मैपिंग का बल्कि बाकी भी जो पोर्शंस हैं उनके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, वो आसानी से आप देखेंगे हल हो रहे हैं। मैपिंग के लिए हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपको, जिसमें आपको पाषाण काल के प्लेसेस हैं, इंडस के हैं, मौर्य के हैं, मौर्योत्तर के हैं, और भी मिडाइवल के प्लेसेस हैं। उन प्लेसेस में चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप एनालिसिस करते चलें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टोन एज से जो जो प्लेस रिलेटेड है, उन प्लेसेस को आप देख लीजिए कौन कौन से हैं और उनकी मैप पे लोकेशन क्या पड़ती है। अब क्योंकि निश्चित रूप से आप में से जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे तो हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट हमारे रहे हैं वही जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसके मैप का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं हम लोग।
और मैप से हमारा काम आसान हो जाता है कि हम उस प्लेस को देख पाते हैं कि भाई ये प्लेस कहाँ है। जैसे इस बार भी बुर्ज़होम पूछा गया है, तो मान लीजिए कि हम नौ पाषाण काल के प्लेस पढ़ा रहे हैं, तो बुर्ज़होम पे हमारा ध्यान चला गया, सराय नाहर राय पे हमारा ध्यान चला गया। तो अगर हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है, हमने उस टॉपिक विशेष के बारे में पढ़ रखा है, देन फिर हम मैपिंग का कोई भी कंटेंट पढ़ लें, हमारे लिए मैपिंग वाला सवाल आसान हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके सीधे क्वेश्चन पेपर पे आता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो जैसे पहला अगर देखा जाए, जो प्लेसेस पूछे गए हैं, है ना, तो अब तो आप ये जान ही रहे हैं कि इस तरीके से दे दिया था आपको, एक पूरा पाषाण कालीन स्थल। हालांकि हमने सामने लिख दिया है कि वो प्लेस कौन सा है, और अभी आपको मैप पे भी दिखाते हैं कि इस प्लेस को किस तरीके से लोकेट किया गया है या कहाँ पे इसको जो है इंडिकेट कर दिया गया है। हमने भी कोशिश की है कि जो मैप आपको दिया गया है उस मैप में वो प्लेस कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, तो उसको अक्षांश देशांतर के साथ आपको समझा दिया जाए प्लेस कहाँ कहाँ पर पड़ रहे हैं। कुछ एक प्लेस ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस दिखाई पड़ती है। जैसे केरल का एक प्लेस पूछा गया है, अब वो केरल का प्लेस जो पूछा गया है नवपाषाण कालीन, वो इडक्कल गुफाएं हैं या दूसरा प्लेस है, अभी हम लोग देखते हैं आके। ये जो नवपाषाण कालीन प्लेस 5 नंबर पे है, ये पद्यायनूर है या ये इडक्कल गुफाएं हैं, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पा रहा था। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये इडक्कल गुफाएं ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रमाण मिले हैं। एक चित्र ऐसा मिला है 2009 में, जिसके ऊपर जो है ना वो एक, जो आपने हैट देखी होगी कैप जिसमें बलिष्ठ सींगें निकली रहती थी, तो उस तरीके की एक आकृति बनी हुई है, उसके ऊपर एक हैट लगा हुआ है और बलिष्ठ सींगें निकली हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर भी इसी तरीके की चीज़ें बनती थी। तो बहुत से लोगों का ये कहना है ना कि जो इंडस वैली के लोग थे वो द्रविड़ थे, और द्रविड़ों में भी वैसी ही चित्रांकन किए गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ 5 नंबर पे ये इडक्कल गुफाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इडक्कल की अगर आप लोकेशन देखेंगे तो पद्यानूर से ज़्यादा करीब पड़ रही है, जो मैप पे दर्शाया गया यूपीएससी के। लेकिन क्योंकि होता क्या है, यूपीएससी के मैप पे छोटा सा स्पेस दे रखा है, अब उस पे हम लोग एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पर हम कह दें कि हम ज़िले अगर पास पास हैं तो हम एग्जैक्ट लोकेशन कह दें कि एग्जैक्टली यही है, तब तो वहाँ पर यह था ये है या फिर ये है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा अपना विचार यही कि यहाँ पर इडक्कल गुफाएं होनी चाहिए। फिर भी चलिए पहले से प्लेसेस को देख लीजिए। सबसे पहला प्लेस जो पूछा गया है हमसे, वो पूछा गया है पुरा पाषाण कालीन स्थल, है ना, और डीडवाना। हमने अभी आपसे क्या कहा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर ध्यान दे लिया जाए तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। इसलिए हमने इसमें यह भी कोशिश की है कि जो जो प्लेस पूछे गए हैं उन प्लेसेस से रिलेटेड, जैसे ये देखिए आप, ये 1 नंबर प्लेस ये आप देख रहे हैं डीडवाना, यहाँ पूछा गया है। आप अगर मैप लेके बैठेंगे तो इस पेपर को सॉल्व करने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो हमने कहा जो प्लेसेस पूछे गए हैं उन प्लेसेस को ये अक्षांश देशांतर के साथ में डीडवाना, है ना, अवस्थिति 27.5 डिग्री से, 27.5 ना भी लीजिए, 27 डिग्री और 25 नॉर्थ में उसको आप ले लीजिए। ये राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित है ना। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि चीज़ें एग्जैक्टली आ जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग ये दावा नहीं ठोक सकते कि अगर पास पास के ज़िले पूछ दिए जाएं कभी यूपीएससी में तो एग्जैक्टली वही ज़िला जा रहा है, क्योंकि मैप बहुत छोटा होता है। फिर भी कोशिश की गई एक्यूरेसी की। यहाँ से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है जो शिवालिक श्रेणी में पाए गए, है ना, हस्त कुठार के समान है। ये हस्त कुठार 4 लाख वर्ष पुराना है। अब ये जो डीडवाना था ना दोस्तों, हम लोगों ने जो आपको कहा जाए कि जो कंटेंट दिया हुआ था, उस कंटेंट में ऑलरेडी ये डीडवाना हमने दे रखा था आपको। डीडवाना एक पुरा पाषाणकालीन स्थल है जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से हस्त कुठार प्राप्त हुआ है, शिवालिक श्रेणियों में पाए गए हस्त कुठार के समान है। यह हस्त कुठार 4 लाख वर्ष पुराना है। ये तो मान लीजिए हमने कहा कि हमारे कंटेंट से आपको मिल गया। लेकिन फिर दूसरा प्लेस देखिए, सराय नाहर राय, है ना, और सराय नाहर राय अवस्थिति हमने लिख दी उसकी। फिर नॉर्थ से ईस्ट की ओर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में है। 14 शवाधान है, कुछ गर्त चूल्हे भी मिले हैं।
शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाया जाता था। और आप जानते होंगे सराय नाहर राय से एक युद्ध या मानवीय आक्रमण का साक्ष्य भी मिला है। अब ये प्लेस जो पूछा गया ना, सराय नाहर राय वाला 2 नंबर प्लेस, तो आप अगर ऐसे मैप को देखें नॉर्मली जहां पर ये पूछा गया है, ये है 2 नंबर बना हुआ, देखिए, है ना। बार बार मैप पे पलट के जाना इसीलिए मुश्किल होती, तो मैंने कहा अगर आप मैप लेके बैठेंगे तो आसानी होगी। और निश्चित रूप से सराय नाहर राय वाली लोकेशन है। अब आप ये देख लीजिए कि ये सराय नाहर राय वाला जो क्वेश्चन था, ये क्या यूपीएससी ने इससे पहले भी पूछा हुआ है? तो यस, यूपीएससी ने इससे पहले भी पूछा हुआ है। सराय नाहर राय 2016 के यूपीएससी मेंस में पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक। और ये अपने कंटेंट में भी हम लोगों ने दे दिया था कि ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो चलिए देखिए, एक प्लेस ऐसा था जो पहले पूछे गए क्वेश्चन से हमको टकरा गया। या मान लीजिए कि अगर हम इस तरीके से नवपाषाणकालीन प्लेस, मध्य पाषाणकालीन प्लेस, पुरा पाषाणकालीन प्लेसेस को पढ़ रहे हो, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है कि इसी तरीके के प्लेसेस को हम लोग इंडिकेट कर लें और देख लें वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, उनकी लोकेशन क्या है। पाषाण काल के प्लेस, इंडस के प्लेस, वैदिक के प्लेस, मौर्य के प्लेस, मौर्योत्तर के प्लेस। और आप ये भी जानते हैं कि हर चैप्टर की अपनी विशेषताएं होती हैं। पाषाण काल का कोई भी प्लेस पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से अगर वो नव पाषाण काल से पहले का है तो ऐसा ही प्लेस पूछा जाएगा जहां से पत्थर के औजार पाए गए होंगे। नव पाषाण काल का प्लेस अगर पूछा गया होगा तो निश्चित रूप से वो बस्ती रिलेटेड होगा। बस्तियों के साक्ष्य होंगे, बस्तियां गर्तावास से भी हो सकती हैं, बस्तियां मधुमक्खी के छत्ते जैसी, जैसे कि आप देखते हैं कि बेलन घाटी क्षेत्र में मधुमक्खी के छत्ते जैसी बस्तियां थी, इस पे सवाल दे दिया जाएगा। इंडस का पूछा जाएगा तो पक्का है अर्बन, वो कहा जाए सिविलाइजेशन था, तो अर्बन एरिया से सवाल होगा, या फिर ऐसे प्लेस से सवाल होगा जो ट्रेड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उसी को दिया जाएगा। अगर वैदिक से सवाल पूछ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ऋग्वैदिक बस्तियां, उत्तर वैदिक बस्तियां जो कि ऋग्वेद में मेंशन है या उत्तर वैदिक साहित्य में मेंशन है या इंपॉर्टेंट बस्तियां थी, उनसे सवाल होगा। मौर्य से होगा तो निश्चित रूप से वो अशोक के अभिलेखों से रिलेटेड होगा, या फिर बंदरगाह रिलेटेड होगा, या फिर कोई बौद्ध प्लेस रिलेटेड होगा। लेटर मौर्यास पे अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से वो कालक्रम आर्थिक रूप से स्वर्ण युग की संज्ञा रखता है। तो ऐसे में बंदरगाह प्लेस पूछ दिया जाए, व्यापारिक मंडी पूछ दी जाए, कोई शहर पूछ दिया जाए, है ना, या कोई कला का या फिर उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछ दिया जाए, इस तरह के सवाल भी वहां से हो सकते हैं। और इसी तरीके के प्लेसेस को हमको ध्यान में रखना होता है। फिर आगे देखिए, सराय नाहर राय के बाद देखिए, है ना, 3 नंबर बुर्ज होम। आप जान ही रहे हैं कश्मीर वाले हिस्से में नवपाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य है। प्लस एक ऐसा मृदभांड भी यहाँ से मिला हुआ है जिसके ऊपर बैल की आकृति है, वृषभ की आकृति बनी है। तो यहाँ से गोलाकार, अंडाकार गर्तावास ठंड से बचने के लिए होते थे। यहाँ हमें हड्डियों के बने हुए तीर, सुइयां, दरातियां प्राप्त हुई हैं। हड्डियों की बनी हुई इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि देखिए तो ठंडा प्रदेश था, तो मांस भक्षण नॉर्मली यहाँ पर रहा होगा, है ना, क्योंकि कृषि वगैरह के चांस यहाँ पर कम थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं थे, क्योंकि बुर्जहोम से भी कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। तो कृषि के जो कहा जाए कि चांस थे वो कम थे, इससे ज़्यादातर ये लोग शिकार पे, पशुपालन पे आश्रित थे। यही वजह है कि ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं वो चीज़ें ऐसी हैं जो हड्डियों की बनी हुई हैं। अब ये प्लेस जो है बुर्ज होम, ये ऑलरेडी अगर आप पहले के प्लेस पे देखें तो आप देखेंगे यूपीएससी 2019, 2015, 2012 तीनों में लगातार ये प्लेस पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक रिवाइज कीजिए, आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन के काफी करीब होंगे, इसी नहीं पूरे पेपर के करीब होंगे। बस ये देखिए कि कहाँ कहाँ से सवाल किस किस तरह के आए हैं, ठीक। अब इसको अगर मैप पे देखा जाए बुर्ज होम वाला कहाँ पे था, है ना, तो मैप पे आप ऐसे देखिए इसको, मैप पे भाई ये रहा 3 नंबर बुर्ज होम। फिर इसी तरीके से बाकी प्लेसेस पे ज़रा हम लोग आ जाते हैं, बुर्ज होम के बाद वाले पे आते हैं, ठीक। नाल, आप जानते हैं आमरी, कुल्ली, नाल, है ना, जोब, जिसको किताबों में कहीं कहीं झोब लिखा रहता है, गलत है, ZHOB, जोब, है ना, ये सब
सिंध क्षेत्र की वो संस्कृतियां हैं जो इंडस से पहले पनपी थी और जिसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद इसी पर डेवलप्ड हुई हो। ये नवपाषाण कालीन प्लेस है। तो देखिए यहाँ नाल भी पूछ दिया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्रामीण स्थलों को सामूहिक रूप से नाल संस्कृति के नाम से संबोधित किया गया है। इसे प्राक हड़प्पा है ना, इंडस से पहले का स्वीकार किया जाता है। यहाँ का विशिष्ट मृदभांड बहुरंगी होता था। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में सिलबट्टा है, कार्नेलियन है। कार्नेलियन आप जानते हैं पत्थर होता है ना, चमकदार पत्थर जिसके आभूषण वगैरह बनते थे, कार्नेलियन है। लाजवर्द मणि जो नीले रंग का पत्थर होता है, लाजवर्द के मनके तथा मवेशियों की मृण मूर्तियां यानी पकी मिट्टी की मूर्तियां वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो नाल की लोकेशन आप देखिए कहाँ पे है। नाल की लोकेशन ये रही, नाल की लोकेशन। इसी तरीके से बाकी प्लेसेस को भी जरा देख लीजिए आप कहाँ कहाँ से हैं, किस किस तरह से पूछे गए हैं। बुर्ज़होम के बाद ये नाल, ठीक। और नाल भी आप देखेंगे कि जो कंटेंट हम लोगों ने दे रखा था पहले से, उसमें नाल वाला प्लेस दिया गया था। नॉर्मली हम भी ये मान के चलते हैं कि भाई अगर नवपाषाणकालीन प्लेस पूछ रहे हैं तो फिर इस तरीके के प्लेस इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने भी उस चीज़ को दे रखा था अपने कंटेंट में कि भाई यहाँ से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे, है ना, ये पद्यायनूर। इसका मैंने कहा कि ये इडक्कल गुफाएं हैं, पद्यानूर है। वजह क्या है, केरल पे जहाँ पे इसकी लोकेशन है, कन्नूर ज़िले में है या फिर ये जो है वायनाड ज़िले में है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। आई थिंक सो ये वायनाड ज़िले में होना चाहिए। वजह क्या है कि आप इसकी लोकेशन ज़रा देखिएगा, जहाँ पर दे रखा गया है ये दिया हुआ है, ये प्लेस 5 नंबर, ये वायनाड ज़िले की ही लोकेशन आ रही है। और ये मेरा अपना विचार यही है कि ये इडक्कल गुफाएं हैं। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए हैं उससे देखकर लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पद्यानूर वाला प्लेस रहा हो, इसलिए यहाँ पर पद्यानूर लिख दिया गया है। लेकिन मेरा अपना व्यू इस पे आपको यही रहेगा कि ये आप इडक्कल गुफाओं पर ही टिक करें या उसी से संबंधित चीज़ें लिखें। और ये भी निश्चित रूप से पूरा पाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाण काल का। यहाँ स्थित भगवती मंदिर को 500 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। लेकिन इडक्कल गुफाएं जो सिंधु घाटी सभ्यता से समानता रखती हैं, जहाँ से कई एक से चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक चित्र ऐसा मिला हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सर पर हैट और बलिष्ठ सींगों वाला जो चित्र प्राप्त होता है उससे समानता रखता है, ठीक। फिर देखिए चिरांद। अब देखिए चिरांद नॉर्मली आपने देखा होगा नवपाषाण काल के, जब भी आप प्लेस पढ़ेंगे उत्तरी बिहार पहुँचे, चिरांद, चेचर, सेनुआर, इन सब के नाम आते हैं। तो निश्चित रूप से उनकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा यहाँ से हड्डियों के उपकरण बड़े पैमाने पर मिले हैं, सुइयाँ, आभूषण वगैरह मिली हुई हैं, है ना। तो लोकेशन के बाद चिरांद बिहार राज्य के छपरा सारण जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नवपाषाण काल का प्लेस है, ठीक है। हड्डियों के औजार विशेषकर हिरण के सींगों का प्रयोग ज़्यादा है। चावल, गेहूं, जौ की कृषि के प्रमाण पाए गए हैं। इस क्षेत्र में बाद के काल के कुषाणकालीन सिक्के भी मिले हुए हैं। अब हम आपसे अगर ये कहें कि भाई ये चिरांद, चेचर, इन सबको हम लोग खुद भी इम्पोर्टेंट मान रहे थे तो गलत नहीं होगा। चेचर, चिरांद, ऑलरेडी चिरांद को हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा था, ठीक। फिर देखिए धौलावीरा। धौलावीरा लोकेशन के हिसाब से अगर कहा जाए तो आप निश्चित रूप से लोकेशन तो जान ही गए होंगे, है ना। भाई लोकेशन के हिसाब से चलिए हम मैप को ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, बार बार जो है उसको हम लोग चेंज ना करें। चलिए ये कर लिया गया धौलावीरा, है ना। अब ये जो धौलावीरा का है तो धौलावीरा गुजरात में है, ठीक। और जिस लोकेशन पे है धौलावीरा ये, ठीक, ये रहा धौलावीरा, कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सबसे प्रमुख विशेषता इसका त्रिस्तरीय विभाजन है। आपको पता ही, यहाँ दुर्ग क्षेत्र है, निचला नगर है और बीच का मध्यम नगर है। और बाकी तो धौलावीरा की ढेर सारी विशेषताएं हैं। आपको पता होगा स्टेडियम की आकृति यहीं से मिली है, वही स्टेडियम जो सिंध में जूनी कुरन से भी मिला है। धौलावीरा भी आपको पता है यूनेस्को की साइट पे चला गया है ना। पिछले साल प्रीलिम्स में भी सवाल आया हुआ था कि कहाँ से नहरों का और जो बावड़ी बनाई गई थी
बांध बनाए गए थे उसका साक्ष्य मिला है धौलावीरा। आपको ये भी पता है कि नक्षत्रशाला के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिला हुआ है। तो निश्चित रूप से धौलावीरा इंपॉर्टेंट भी था। और कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्लेसेस अगर बताए जा रहे होंगे तो धौलावीरा के विषय में निश्चित रूप से बताया जाएगा। तो हम भी अगर आपको कोई भी कंटेंट देते है ना तो एकदम तय था कि आपको हम धौलावीरा से रिलेटेड कोई ना कोई प्लेस जरूर देते। तो सीधी सी बात थी कि हमने भी धौलावीरा से रिलेटेड यहाँ पर प्लेस दे दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब वो हमारा जो ये प्लेस पूछा गया हमारे नोट से आ गया। हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा प्लेस था जिसके विषय में नॉर्मली पहली बार पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी ध्यान देना चाहिए था। हम ये चीज़ें सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट दृष्टि के रहे हैं उन्होंने इस कंटेंट का इस्तेमाल अगर किया होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने इन सारे प्लेसेस को आसानी से प्राप्त कर लिया होगा। ठीक, फिर देखिए ब्रह्मगिरी कर्नाटक, आपको पता ही है ना, यहाँ से अशोक का लेख मिला हुआ है। चित्रदुर्ग जिले में है, अशोक का लघु शिलालेख मिला है। धम्म प्रचार की सूचना मिलती है। आपको पता ही ना ब्रह्मगिरी शिलालेख में अशोक इसला नगर के महामात्यों को आदेश देता है भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया। याद आया, मैंने भूदेवों को मिथ्या साबित कर दिया, अशोक बोलता है ब्रह्मगिरी शिलालेख में। ठीक, और आपको यही पता होगा कि ब्रह्मगिरी शिलालेख वाला जो मैटर है इसी में इकलौता अशोक के लेखों के लिपिकार चपड़ या चापड़ का नाम आता है ना, जिसका सिग्नेचर खरोष्ठी लिपि में है, जिससे लगता है कि वो आदमी उत्तर पश्चिम का रहने वाला था। यानी मौर्य अपने ऑफिसर्स को कैडर अलॉट करते थे शायद, क्योंकि उसका सिग्नेचर खरोष्ठी लिपि में है ब्रह्मगिरी वाले का। अब ब्रह्मगिरी की लोकेशन देख ली जाए भाई, ये है ना, तो कर्नाटक वाले हिस्से में हम आ गए और ये आपका ब्रह्मगिरी 8 नंबर और ये रहा आपका 8 नंबर ब्रह्मगिरी। फिर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मगिरी, अब निश्चित रूप से ब्रह्मगिरी को भाई हम लोग भी देंगे ही देंगे, है ना। अगर वो कहीं पूछा गया होगा तो ब्रह्मगिरी को हम भी देंगे, लेकिन ऑलरेडी यूपीएससी ने भी उसको पूछ रखा था। यूपीएससी 2014 में ब्रह्मगिरी को ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए ये प्लेस भी पहले के अगर रिपीट कर लिया जाता तो निश्चित रूप से ये भी हासिल हो गया। फिर देखिए कपाटपुरम या अलवय, आपको ध्यान आया ना, संगम काल में जो संगम होते थे, पहला मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम या अलवय में हुआ था, तीसरा फिर मदुरै में हुआ था। कपाटपुरम या अलवय वाले में ही तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ लिखा गया था, ध्यान आया आपको, जो तमिल व्याकरण का ग्रंथ है और वही एकमात्र ग्रंथ है द्वितीय संगम का जो बचा रह गया, बाकी माने गए कि नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पर द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था, अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य ने की थी और उनके बाद तोलकाप्पियर ने भी की थी, जिन्होंने तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ लिखा था। ठीक, कवियों को पांड्य शासकों का संरक्षण मिला था। इस संगम का एकमात्र व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम उपलब्ध है। अब ये जो कपाटपुरम या अलवय पूछा गया है, तो कपाटपुरम या अलवय उसकी लोकेशन आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर दे रखी गई है। और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी हिस्ट्री से ही निकाला गया है। कोई ऐसा प्लेस नहीं पूछ दिया जाता है कि जो आपके लिए एकदम अननोन हो। अननोन हो सकता है हो, आपने ना सुना हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा करंट की न्यूज़ में देखेंगे तो हो सकता है वो करंट में चर्चा में रहा हो, वहाँ पर कोई खुदाई हुई हो, वहाँ पर कोई साक्ष्य मिला हो, वहाँ से कोई इतिहास की नई चीज़ों को डिस्कवर किया गया हो, या फिर आप पाएंगे कि वो प्लेस पहले से मौजूद था और किताबों में उसके विषय में डिस्कस किया गया था। ठीक, जैसे कपाटपुरम था, जैसे अमरावती देख लीजिए। अब नॉर्मली है ना, हर बार पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहेगा भाई कि अमरावती मौर्योत्तर काल का प्रमुख केंद्र है, आप जानते हैं, कला का। सातवाहनों से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर रहा है। ठीक, अब ये देखिए कि अभी जो अमरावती पूछा गया है 10 नंबर प्लेस आपका, ये रहा अमरावती। धान्य कटक, सातवाहनों के समय का अमरावती। अब इस अमरावती को क्या इससे पहले कभी पूछा गया है? तो आप ये भी देख लीजिए भाई, अमरावती इससे पहले कहीं पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ये देखिए, हम लोगों ने जो आपको कंटेंट दिया था उसमें अमरावती दिया हुआ था, मौर्योत्तर काल का प्रमुख केंद्र है, और यूपीएससी 2015 में अमरावती पूछा जा चुका है। ठीक, फिर देखिए अमरावती के बाद देखा जाए भाई कौन सा प्लेस है जिसको यहाँ पर दिया गया है।
कंगनहल्ली। निश्चित रूप से ध्यान आ गया होगा आपको। देखिए मौर्यों से भी रिलेटेड है और ये पाषाण काल से भी रिलेटेड है। टी नरसिंहपुर, कंगनहल्ली, उतनूर, फलवाय, ये सब ध्यान होगा आपको। नवपाषाण कालीन मैटर भी आता है यहाँ से कंगनहल्ली, और कंगनहल्ली से अशोक का अभिलेख भी मिला हुआ है। कंगनहल्ली से अशोक का जो लेख मिला हुआ है, तो आपको ध्यान होगा अशोक अपनी रानियों के साथ बना हुआ है। अभी प्रीलिम्स से सवाल आया हुआ था ना कि कहाँ से अशोक का एक रूप चित्र वाला जो लेख है वो मिलता है। कंगनहल्ली, ये कंगनहल्ली जो है ये कर्नाटक में जो प्लेस है, 2 मिनट आप मुझको दीजिए तो मैं आपको दिखा दूं इस प्लेस को। ये प्लेस कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट होता है ना। वजह ये है कि हमने जिन जिन स्टूडेंट्स को जो जो चीज़ें पढ़ाई थी, तो उनमें इन सारे प्लेसेस को हमने स्पेशली लोकेट भी किया था। हमने कहा नहीं कि देखिए हर स्टूडेंट तो हमारा नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं या जो स्टूडेंट आज बैठे हैं सामने, उन सभी के लिए है मैटर ये जो आप देख रहे हैं ना सन्नाटी गुफा, यहीं से वो कंगनहल्ली वाला मैटर मिला हुआ है। सन्नाटी गुफा, यहीं से वो कंगनहल्ली है और यहीं से अशोक का रूप चित्र युक्त लेख मिला हुआ है। ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा गया था और अशोक का ये चित्र है जो वहां से मिला हुआ है ना। ये रूप चित्र अशोक का बना, अशोक अपनी रानियों के साथ बना हुआ है। ये सवाल इससे पहले पूछा गया है प्रीलिम्स में, आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर में जीएस में पूछा गया है ना कि कहाँ से रूप चित्र युक्त लेख मिला हुआ है जिसपे राणी अशोक यानी राजा अशोक लिखा हुआ है। तो ये वही कंगनहल्ली है जहां से ये मिला हुआ है। ठीक, फिर आते हैं वापस। तो कंगनहल्ली का मैटर हो गया। अब कंगनहल्ली, जाहिर सी बात है आपको अशोक के अभिलेखों वाले प्लेस जब आप पढ़ेंगे, मैप देखेंगे, तो आपको निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर देखिए काली घाट। काली घाट आपको ध्यान होगा ब्रिटिश टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली घाट पेंटिंग्स इंपॉर्टेंट है। काली घाट पेंटिंग्स में आपको तारकेश्वर स्कैंडल वाली चीज़ें याद होंगी। अपने स्टूडेंट जो उनको मैंने बताया भी था तारकेश्वर स्कैंडल वाला, है ना, जिसमें एलोकेशी नाम की एक महिला थी और महंत से उसके संबंधों के चलते जब उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके पति को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह ने उसका केस लड़ा था। पर आपको ध्यान होगा 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने भी तारकेश्वर आंदोलन चलाया था जिसका संबंध काली घाट से ही था। तो यहाँ पर ये काली मंदिर बना हुआ है उसी से रिलेटेड ये है। ठीक, लेकिन ये प्राचीन काल से भी रिलेटेड है। यहाँ से गुप्तकालीन रजत मुद्रा निधि प्राप्त हुई है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था, ये ऐसा माना जाता है। और कौन से सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था? तो भाई गुप्तों में जो करेंसीज हैं, आप देखते हैं सोने की करेंसीज बड़े पैमाने पर मिली हुई हैं, है ना। चांदी की जो करेंसीज हैं उसके विषय में अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई हैं इसको। कब से? जब उसने शकों को जीत लिया था। लेकिन अभी फतेहपुर के पास रेह नामक एक जगह, रेह REH, रेह, यहाँ से एक सिक्का मिला है जिसे कुछ विद्वानों ने माना है कि ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय का है। तो ऐसा माना जाने लग गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय का है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक सिक्का मिल जाने से हम ये नहीं कह देंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया है, तो आपको ध्यान होगा शकों को पराजित करने के बाद उनका जो वहाँ एक सिक्का चल रहा था रुद्रदामक नाम का, इसे शायद रुद्रदामन ने चलाया था अपने नाम पर। तो रुद्रदामक नाम के सिक्के को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दोबारा अंकित करवाया था और इसकी भार माप चेंज नहीं की थी। भार थी इसकी 32.6 ग्रेन। इस बार यूपी कमीशन वालों ने भी एक सवाल पूछा था जिसमें इस सिक्के के बारे में सवाल पूछा गया था। तो खैर, काली घाट, अगर मैप पे देखा जाए भाई काली घाट कहाँ पर है ना, तो ये देखिए आप काली घाट पेंटिंग्स कलकत्ता मैटर, आ जाइए यहाँ पर। काली घाट प्लेस 12 नंबर, प्लेस 12 नंबर काली घाट। ठीक, फिर देखिए वापस आइए इधर, रिवर्स, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर जिले में है। कांसे से निर्मित महात्मा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा मिली हुई है। यहाँ से मौर्यकालीन यक्ष यक्षणियों की मूर्तियां भी मिली हुई हैं, आपको ध्यान होगा। सुल्तानगंज है, दीदारगंज है, परखम है,
इन सब जगहों से मौर्यकालीन मूर्ति कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सुल्तानगंज भी निश्चित रूप से भाई ध्यान तो रखना ही था, ठीक। और सुल्तानगंज भी आप देख लीजिए कहाँ पर दे रखा गया है, सुल्तानगंज। ओके, फिर आगे चलते हैं। देखिए इत्तेफाक से देखिए कि सुल्तानगंज वाला जो मैटर है वो हम लोगों ने खुद भी दे रखा था। सन्नाटी गुफा वाला भी दे रखा था। ये सन्नाटी गुफा वाला कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में कंगनहल्ली अशोक का लेख मिला हुआ है ना। और सुल्तानगंज का भी दे रखा था हम लोगों ने ये कंटेंट। ये रहा सुल्तानगंज का, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है सुल्तानगंज, ठीक। फिर आगे चलते हैं। भड़ूच यानी भाड़ौच। अब निश्चित रूप से जब आप बंदरगाहों को पढ़ रहे होंगे तो इसको ध्यान देना ही होगा आपको, है ना, कि भाई बंदरगाह कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन से हैं। तो भड़ौच है, प्रतिष्ठान है, सूरत है, लाहिरी बंदर है जिसको बारबैरिकम कह दिया गया, सिंधु तट पर आपने देखा होगा। तो ये नर्मदा नदी के तट पे है। भृगु कच्छ एक संस्कृत शब्द है जिसका तात्पर्य ऊंचा तट प्रदेश है। यूनानी विद्वानों ने इसे बैरी गाजा कहा हुआ है। तो भड़ौच, अब जरा मैप पे लोकेट कर लीजिए भड़ौच, ये रहा भड़ौच, ठीक। मौर्योत्तर काल का प्रमुख केंद्र रहा है, बल्कि प्राचीन भारत का ही प्रमुख केंद्र रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग भी जब कभी भी प्लेसेस को देंगे तो प्लेसेस में हम लोग भी इस प्लेस को बताएंगे भाई कि भड़ौच रहा था, ठीक है। फिर देखिए आगे, बेसिलिका ऑफ द बोम जीसस, ठीक। ये चर्च गोवा राज्य में है, जो गोवा का सबसे पुराना चर्च है। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है। डेथ तो उनकी चाइना में हुई थी, ध्यान है आपको, गोवा में तो हुई नहीं थी, सिकियांग प्रांत में हुई थी चाइना के, ठीक। इस चर्च का निर्माण 1554 ईस्वी में किया गया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, बस खत्म बात है। इन चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ये लोकेट करने के लिए आएंगी ही आएंगी, चाहे जैसे वो पूछें, निश्चित रूप से पूछेंगे आपसे, ठीक। फिर देखिए बामियान अफगानिस्तान, बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है यहाँ से, ठीक। कभी ये भारत का हिस्सा था कुषाण काल में। यहाँ पर बुद्ध की पत्थर निर्मित विशालकाय प्रतिमा के साथ साथ अनेक अन्य छोटी मूर्तियां और विहार प्राप्त हुए हैं। बामियान अफगानिस्तान, बामियान, वो रहा बामियान। फिर देखिए आगे, बामियान अपने वाले कंटेंट में भी था, है ना। वजह यह है कि भाई जो चीज़ें हम लोग आपको देंगे तो निश्चित रूप से हम भी ये मान कर चलेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्लेस इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। बामियान अफगानिस्तान, ठीक। ये देखिए सोमपुर महाविहार, पालों के समय का, सोमपुरी, ओदंतपुरी, है ना। तो ये विक्रमशिला बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित है। पाल शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। एक्चुअली क्या है ना, सोमपुरी है, उदंतपुरी है, नालंदा है, विक्रमशिला है, इन सब महाविहारों को किसी एक पाल नरेश ने डेवलप नहीं किया। पहले किसी ने डेवलप किया, फिर किसी ने कंस्ट्रक्शन करवाया, फिर किसी ने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो जिसके समय पर जो भी कोई विदेशी यात्री आया उसने देखा वो विहार स्थित था, उसने उसी के नाम से लिख दिया। तो सामान्य रूप से माना यह जाता है कि धर्मपाल के समय पर यही बना था ये सोमपुरी महाविहार। अब सोमपुर महाविहार की लोकेशन भी आप देख लीजिए भाई, 17 नंबर प्लेस कहाँ पर दे रखा गया है, ये रहा सोमपुर महाविहार, ठीक। फिर देखिए देखिए प्लेस जो भी पूछे गए हैं ना, सब कहीं ना कहीं हिस्ट्री के किसी न किसी मेन चैप्टर से रिलेटेड है। देवगढ़ दशावतार मंदिर मिला है, आपको पता है गुप्त काल का, यहाँ से ईंटों का बना दशावतार मंदिर पाया गया है। ये मंदिर पंचायत शैली में है। पंचायतन शैली जो होती है ना, उसमें चारों कोने में 4 कक्ष बना दिए जाते हैं और बीच में एक मेन कक्ष बना दिया जाता है। तो हालांकि ये जो देवगढ़ दशावतार मंदिर है, इस मंदिर में ईंटों के साथ साथ पत्थर का उपयोग भी किया गया है। अब ये बहुत खंडित अवस्था में रह गया है। कई बार मैंने इसको मंदिर को दिखाया भी है और चलिए आपके साथ भी एक बार हम शेयर कर ही लेते हैं उस चीज़ को, है ना। जो
मंदिर यहाँ से मिला है, ये देवगढ़ दशावतार वाला, ये है देवगढ़ दशावतार। पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया, ये देखिए ईंटों का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। और जैसा मैंने अभी कहा कि खंडित अवस्था में है ये, काफ़ी कुछ चीज़ें अब यहाँ पर नहीं भी बची हुई हैं। ठीक, फिर चलिए आगे चलते हैं वापस देवगढ़ से आगे सिरपुर। सिरपुर या श्रीपुर, आपको ध्यान है ना, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, कानपुर का भीतर गांव का मंदिर, ये गुप्त काल के पूरी तरह से ईंटों से बने मंदिर माने जाते हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में अवस्थित है। यहाँ ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर प्राप्त हुआ है जो संभवतः गुप्तकालीन है। तो हमने बताया था कि ये 3 मंदिर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ईंटों से बने हुए हैं, सिरपुर या श्रीपुर। तो ये सिरपुर या श्रीपुर कहाँ पे है, ये भी देख लीजिए भाई, सिरपुर या श्रीपुर कहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में। ठीक, फिर देखते हैं आगे नदसुर, पश्चिमी घाट स्थित पहले चरण का चैत्य है। गुफा स्थापत्य के चरण में जो चैत्य बनाए जाते थे वो शैल चट्टानों के समानांतर बनाए जाते थे। चैत्य के अंतर्गत एक आयताकार प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ अपेक्षाकृत छोटे आकार वाला वृत्ताकार कक्ष भी होता था। एक्चुअली भारत के पश्चिमी तट पर जब शक वगैरह आए हैं तो उन्होंने बौद्ध धर्म एडॉप्ट किया, जनता में घुलने मिलने की कोशिश की, और अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए उन्होंने विहार बनवाए, चैत्य वगैरह बनवाए। तो नॉर्मली जो चैत्य बनाए जाते थे उसमें क्या करते थे कि एक साइड पर स्तूप हो गया और ये पूजा स्थल हो गया, और एक साइड पर भिक्षुओं के रहने का स्थान हो गया। विहार जो होते थे उसमें सिर्फ भिक्षु निवास करते थे, वहां पूजा स्थान नहीं होता था। चैत्य जो होते थे उसमें सबसे आगे की ओर एक स्तूप बनाया जाता था और पूजा के स्थान के लिए स्पेस छोड़ दिया जाता था। तो वो चैत्य हो गया, ये चैत्य मिला हुआ है। और इसकी लोकेशन अगर देखी जाए भाई 20 नंबर, ये रही 20 नंबर लोकेशन। तो ये हो गई जाके आपके प्लेसेस की चर्चा। ठीक, और अब हम आते हैं उन क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं आपसे, है ना, जहां जहां से इंपॉर्टेंट सवाल आपसे दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इस मानचित्र वाले प्लेस से अब आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देखते हैं क्या दिया गया है भाई। देखिए क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, अब ये सेलेक्ट कर पाना मुश्किल काम है कि हम ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से इस साल सवाल आया है तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टोन एज है, सिंधु है, वैदिक है, इन सबको आपको साथ साथ लेके चलना होगा, तभी आप ये कर पाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे जो क्वेश्चंस यहाँ से दिए गए हैं। बस केवल आपको ये कोशिश करनी है कि आप उन टॉपिक्स को ध्यान दे लीजिए जहाँ जहाँ से ये सवाल पूछ रहे हैं और उन टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। अब जैसे बात करी जाए, यहाँ पर देखिए हड़प्पी सभ्यता का नगरी चरित्र ना तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही कोई अचानक होने वाली घटना, अपितु ये स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। देखिए यहाँ पर मैं कहूँ ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और कुछ नहीं, लैंग्वेज चेंज है। अदरवाइज जो सवाल पूछा गया है उसमें आपको पहले पैरा में दिखाना होगा कि ये किसी विदेशी प्रभाव की देन नहीं था, यानी ये मेसोपोटामियन उत्पत्ति नहीं थी, ये बाहर से आए हुए आर्यों की, आर्यों वाला ना भी लिखे तो काम चल जाएगा। वजह ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई आर्यंस यहीं के थे, बाहर से नहीं आए थे। तो मेरा अपना विचार है आर्य वाला लिखने से बचिएगा, उसकी जगह ईरानी बलूची वाला लिख दीजिएगा, जो रोमिला थापर ने माना था कि ईरानी बलूची संस्कृतियों की देन थी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये ना तो मेसोपोटामियन देन है, ना ही ये कहा जाए कि ये ईरानी बलूची कल्चर की देन है, और ना ही हम इस बात को माने कि आर्यंस कहीं यूरोप से आए थे, जैसा कि जे.जी. रोड्स वगैरह ने कह दिया था कि वो जर्मनी वगैरह से आए थे। तो हम अपने पहले पैरा में ये दिखाएंगे कि किन वजहों से ये चीज़ें हम नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर हमको सिंधु से इनका डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। भाई मेसोपोटामियन कल्चर में सिंधु के समान नालियों की व्यवस्था बेहतर नहीं थी। जिस तरीके से मेसोपोटामियन कल्चर में भव्य मंदिर बनाए जाते थे, वैसे मंदिर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मकानों में जो पकी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, आग में पकाई गई हैं, वैसी मेसोपोटामिया में नहीं मिली हैं।
इनके अलावा भी कई डिफरेंसेस हैं जो लिपि और कई स्तरों पर दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी स्थल पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी एकाएक विकसित होती हुई नहीं दिखाई पड़ती है, यानी वो किसी बाह्य प्रेरणा का परिणाम नहीं थी, बल्कि जो नवपाषाणकालीन बस्तियां थी, जो धीरे धीरे ग्रामीण रूप से धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, इन्हीं बस्तियों ने व्यापार के विकास के साथ साथ नगरीकरण का रूप प्राप्त कर लिया था। तो अब इसमें है क्या, देखिए अगर क्वेश्चन को ठीक से ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो पहला यह है कि नगरी चरित्र जो इनका था किसी बाहरी प्रभाव, है ना, तो किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम था और ना ही, तो ये किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं था, सही ठीक है, और ना ही कोई अचानक होने वाली, यानी अचानक एकाएक डेवलप नहीं हो गई थी, ठीक है, बल्कि क्या है, स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का क्रमिक विकास था। तो यहां पर आपको ये दिखा देना था कि भाई बाहरी प्रभाव में ना तो हम इसकी मेसोपोटामियन उत्पत्ति मान रहे हैं, ना ही इसकी हम ईरानी और बलूची उत्पत्ति मान रहे हैं, और ना ही इसकी हम यूरोपियन उत्पत्ति मान रहे हैं। तीनों को क्रॉस करना था आपको और बताना था कि कई सारे ऐसे डिफरेंसेस प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर आपको यही बताना था कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये बस्तियां एकाएक डेवलप नहीं हुई थी, है ना। जैसे आपको पता ही होगा कि जगपत जोशी और अमलानंद घोष जिन दो लोगों ने काम किया था, तो जगपत जोशी ने सुरकोतरा की खुदाई करवाई थी और अमलानंद घोष ने कालीबंगा खुदाई करवाई थी, और दोनों ने ये दिखाया था कि अगर लेयर वाइज खुदाई की जाए तो इंडस ग्रेजुअल डेवलप होती हुई दिखाई पड़ती है, एकाएक डेवलप नहीं हो गई है, अचानक में नहीं डेवलप हुई है। तो ना अचानक में डेवलप हुई है, ना किसी बाहरी प्रभाव से ये मैटर हुआ था। अब ये कैसे डेवलप हुई है, स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का देन है। तो इसमें आपको कोशिश करनी थी कि जो नवपाषाणिक बस्तियां थी उनको दिखाना था, प्लस इसमें जो मैंने आपको मुंडा उत्पत्ति वाला पढ़ाया है उस सिद्धांत को भी दिखाना था। अब मुंडा उत्पत्ति जो बच्चे नहीं जानते होंगे, जो न्यू कमर हैं, तो उनसे मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, मैं यहाँ पर इतनी देर तक इसको नहीं पढ़ा सकता। बस ये ध्यान रखिएगा कि मुंडा उत्पत्ति का सिद्धांत है, आर शर्मा सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर SS सरकार वगैरह ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। पर ये क्यों दिखाना है, क्योंकि ये मैटर जुड़ा हुआ ये स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारकों का, तो इनका योगदान दिखाना है कि कैसे इन्होंने इंडस के अर्बनाइजेशन को डेवलप किया होगा। इस सवाल को टफ अगर मैं कहूं तो नहीं, मैं खारिज कर दूंगा, ये टफ नहीं था। इवन कोई भी स्टूडेंट जो इंडस वैली को पढ़ रहा होगा, पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में भी ये बात जरूर जाएगी कि आखिरकार इंडस के नगरों का डेवलपमेंट हुआ कैसे था। तो जब वो उन कारकों को पहचानने की कोशिश करेगा, अपने आप ही ऐसे सवाल उसके सामने क्लियर हो जाएंगे। इस सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मैं कह दूं कि कोई मुश्किल खड़ी कर रहा था। ठीक, फिर दूसरा सवाल देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी थी। उपयुक्त उदाहरणों का हवाला देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। ऐसा लगता है ना कि जैसे पहले के जो सवाल आते थे उन्हीं सवालों को मिलाकर ये सवाल बना दिया गया है। आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में ये जो विदेशी यात्रियों वाला मैटर है, तो प्राचीन भारत के संदर्भ में जो भी विदेशी विवरण हैं उनमें 3 तरह के विवरण इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनानी सोर्स हैं आपके पास में, फिर आपके पास में चीनी सोर्स हैं, और फिर आपके पास में अरबी सोर्स हैं। यहाँ सबके नाम नहीं गिनाने हैं आपको ये बताना होगा कि ये जो विवरण हमको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये विदेशी यात्री या तो किसी क्षेत्र विशेष में रहे जैसे मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में, या फिर ये प्रमुख स्थानों का भ्रमण करते थे जैसे चीनी यात्री बौद्ध तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते थे और बौद्ध पांडुलिपियों का कलेक्शन करते थे, या फिर ये किसी राजाश्रय में रहे। ठीक, जैसे कि चीनी यात्री को देख लिए हुएनसांग था,
वो हर्षवर्धन के दरबार में था, उसके साथ रहा है। तो इसलिए इनके विवरण की कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे इन्होंने राज दरबार का यथार्थ विवरण प्रदान किया है। इन्होंने उस समय की प्रशासनिक पद्धति पर प्रकाश डाला है, नौकरशाही, राजस्व के स्रोत, न्यायिक व्यवस्था इत्यादि के विषय में, यहाँ तक कि भारतीयों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि पर भी इन्होंने प्रमाणिक विवरण दिया है। कुछ ऐसा ही विवरण अरबी यात्री अलबरूनी का भी है, जिसने यहाँ पर रहा, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और ब्राह्मणों से वाद विवाद के उपरांत यहाँ के विषय में किताबुल हिंद नामक रचना की। उसने डिटेल दी हमको, जिसके माध्यम से यहाँ के सांस्कृतिक जीवन, रहन सहन, ज्ञान विज्ञान, तकनीक इत्यादि के विषय में ज्ञान होता है। इसके बावजूद देखिए है ना, इसके बावजूद क्या है, इनमें कमियां भी हैं। कमियां कौन सी हैं आप बताएंगे। नंबर एक, विदेशी यात्री होने के कारण ये भारतीय परिस्थितियों को गहराई से नहीं समझ सके। स्थानीय घटनाओं को ही इन्होंने भारतीय संस्कृति की विशेषता समझ लिया, क्योंकि ये अपने क्षेत्रों से परिचित थे, जैसे यूनान वाले यूनान से, चीन वाले चीन से, अरब वाले अरब से। तो ऐसे में ये भारत में जो कुछ भी देखते थे उसकी तुलना ये उन क्षेत्रों से कराते थे। निश्चित रूप से ये यात्री तब आए थे भारत में जब इनके क्षेत्रों में अपने खुद भी डेवलपमेंट बेहतर थे। ऐसे में ये भारतीय क्षेत्रों या भारतीय संस्कृति या भारतीय ज्ञान विज्ञान के विषय में जो भी विवरण प्रदान करते थे, तो उनमें इनकी कोशिश या इनका प्रयास यही होता था कि ये अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान विज्ञान या अपने लोगों को इस संस्कृति के ऊपर यानी उनसे बेहतर प्रदर्शित करने की कोशिश करें। इसलिए भी ये संस्कृति का सही से मूल्यांकन नहीं कर पाए। प्लस बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इनमें से कुछ ने काल्पनिक विवरण भी प्रदान कर दिया है। जैसे यूनानी यात्रियों में देखिए, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में सिलास नाम की एक ऐसी नदी थी जिसमें कुछ भी तैरता नहीं था। कहता भारत में सोना इकट्ठा करने का काम चींटियां करती थी, जो अविश्वसनीय नहीं मान सकते। इसी तरीके से जब देखिए गुप्त काल में फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर, और वो लिखता है राजा बिना दंड के शासन करता था, दंड विधान कोमल था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। जबकि हमको पता है कि स्मृति ग्रंथों में मृत्यु दंड का प्रावधान है, अंग भंग का प्रावधान है। शूद्र का मृच कटिकम जो गुप्त काल में लिखा गया, उसमें ब्राह्मण चारुदत्त को मृत्यु दंड की सजा दे दी गई थी। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें वो किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर गया जहां से उसको नहीं दिखाई पड़ी और उसने इसे समस्त भारतीय समाज की विशेषता मान लिया। तो इनकी कुछ कमियां भी रही हैं। इन सवालों को दोस्तों अगर आप देखें, जैसे ये सवाल दिया गया है, इन सवालों पे आपको एक सवाल दिखाता हूं जो बहुत पहले 96 में दिया गया था, और क्वेश्चन जो दिया गया था वो दिया गया था मेगास्थनीज पर, है ना। और मेगास्थनीज के कंटेंट पे पूछा गया था कि मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में उसके विवरणों की सत्यवादिता का परीक्षण कीजिए। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने पोर्शन पे, नहीं तो मालूम दिया कहीं का कहीं चले जाएंगे। 96 IAS में सवाल आया हुआ था। सवाल था मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विषय में मेगास्थनीज के वर्णनों की सत्यवादिता का परीक्षण कीजिए। और इसी तरीके का एक सवाल 2005 के आसपास आप देखिएगा आया था, वो गुप्त काल में आया था, जिसमें हुएनसांग फाहियान के विवरणों को पूछा गया था। इसी तरीके से अलबरूनी पे सवाल दिया गया था। तीनों को एक पास ले लेंगे, सारे सवालों का एक कॉमन सवाल बना दिया गया था। कोई भी नया सवाल नहीं था, जो पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं को पूछा गया था। फिर देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कुछ विचारों की उत्पत्ति भले ही वैदिक उपनिषदी परंपरा में रही हो। इस सवाल का अगर पहला पार्ट देखा जाए तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि भाई जो बौद्ध धर्म है ना, उसके जो विचार हैं, है ना, वो यहाँ से लिए गए हैं, वैदिक उपनिषदी परंपरा से लिए गए हैं। जैसे उनका कर्म का सिद्धांत, उनका पुनर्जन्म का सिद्धांत, है ना, उनका अहिंसा का सिद्धांत, यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, ये सारे सिद्धांत, ये या फिर जो है सृष्टि को प्राकृतिक नियमों के अधीन गतिशील मानना, तो ये सब निश्चित रूप से उपनिषदी परंपरा से लिए गए हैं। ठीक, परंतु अपने विशिष्ट सिद्धांत और संस्थाओं के साथ ये पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। अपने विशिष्ट सिद्धांत, जैसे इनके 4 आर्य सत्य हैं,
हालांकि उसमें भी कुछ विद्वान कहते हैं कि पटित समुत्पाद उपनिषदों से लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो इनके 4 आर्य सत्य हैं, इनके त्रिरत्न हैं, प्लस इन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक समानता का संदेश दिया, महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया, इन्होंने अछूतों के प्रति एक प्रेम भाव दिखाया, इन्होंने मानवता दयालुता को जो अपना आधार बनाया, उन सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए और संस्थाओं के साथ, संस्थाएं जैसे आपने देखा होगा बौद्ध संघ की जो कार्य प्रणाली थी वो बहुत डेमोक्रेटिक स्टाइल की थी। किसी भी प्रस्ताव पर पहले पाठ होता था, पाठ को नत्ती कहते थे। अगर प्रस्ताव पाठ पर कोई विवाद होता था तो उसके लिए मतदान की व्यवस्था की जाती थी। इसके लिए एक अध्यक्ष होता था जिसको शलाका गाहापक कहते थे। अलग अलग रंग की शलाकाएं मतदान के रूप में डाली जाती थी और उसी से बहुमत से निर्णय किया जाता था। तो अगर संस्थाओं के आधार पर, डेमोक्रेटिक कार्यप्रणाली के आधार पर देखा जाए, विचारों के आधार पर देखा जाए, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से एक नया धर्म था। यानी कि ये सिर्फ वैदिक उपनिषदी परंपरा से ही प्रभावित नहीं था, बल्कि इसके विचारों में नयापन भी था। अब देखिए ये चीज़ें कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई नयापन था, तो आप बताएंगे कि जिस समय वैदिक उपनिषदी परंपरा थी उस समय वैदिक काल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो वेद विरोधी, ब्राह्मण विरोधी कहे जाते थे। इनको श्रमण कहते थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कहना है कि ये श्रमण आंदोलन थे, इनको वो श्रमण परंपरा में कहते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से वेदों का विरोध है, ब्राह्मणों की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, जाति प्रथा का विरोध है। तो श्रमण परंपरा तो थी ही एक जो वैदिक परंपरा के विपरीत थी। तो शायद श्रमण परंपरा की कंटिन्यूटी और श्रमण परंपरा में नए सिद्धांतों को जोड़ देना जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियों के अनुकूल थे, प्लस महात्मा बुद्ध स्वयं क्षत्रिय वर्ण से थे, उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी तो वो उपनिषदों और वेदों के अनुसार ही हुई थी। तो इसलिए उनके विचारों पर एक ओर तो वैदिक परंपरा का प्रभाव था, दूसरी ओर स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव था, तीसरे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियों से प्रभावित थे। और तीनों का योग करके निश्चित रूप से ये एक नया धर्म था, ये आपको सिद्ध करना था। अब देखिए यहां पर भी हमको ये नहीं लग रहा कि ये कोई नया सवाल दिया गया था। बौद्ध धर्म, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ था आ गया, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो विद्यार्थी थे उनको पता है ऐसे ही पढ़ाया गया था उनको। आप भी जब पढ़ें तो ऐसे ही पढ़ें इसको। आप औपनिषदिक परंपरा का प्रभाव और बौद्ध धर्म देखिए, आप श्रमण परंपरा का प्रभाव और बौद्ध धर्म देखिए। आपको ध्यान होगा 2018 का एक सवाल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। अगर आपने उस सवाल को हल किया होगा कभी भी तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में आ जाएगी कि हाँ ये सवाल तो पहले पूछा जा चुका है ना। 2018 में एक सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा था और श्रमण परंपरा के आधार पर उसने बौद्ध धर्म को पूछा हुआ था। ठीक है, आप 2018 वाला वो सवाल देखिए जो पूछा गया था। श्रमानिक धर्मों की संकल्पना के मूल बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उपनिषदी विचारों में थे, विवेचना कीजिए। ठीक, तो अगर इस सवाल को आपने हल किया होता तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये सवाल आपको आसानी के साथ मिल जाता, आराम से आप सवाल को हल कर लेते। फिर देखिए नया सवाल, गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियां एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी जो कुषाण शासकों के समय शुरू हुई थी, टिप्पणी कीजिए। ये सवाल कितनी बार पूछा गया है, आपने इससे पहले भी देखा होगा। इस सवाल को अब क्योंकि बार बार वो पीडीएफ साथ नहीं दे रहा इसलिए मैं उसको ओपन नहीं करूंगा। पूछा गया था कि निगम या संगठित क्रियाकलाप जो बुद्ध काल में प्रारंभ हुए थे गुप्तों के समय पर अपने चरम पर पहुंच गए थे। सवाल देखिएगा, पहले पूछा गया यूपीएससी में। उन सवालों को अगर आप टच करें, मैंने कहा ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और पूछे जाने का सेंस ये है कि इस सवाल में जहां पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, श्रेणियों की भूमिका को पूछा गया है, सिक्कों की भूमिका को पूछा गया है, रोमन व्यापार को पूछा गया है, बस वही सारी चीजें यहाँ कॉपी करनी थी। गुप्त शासकों की आर्थिक उपलब्धियां एक ऐसी प्रक्रिया की परिणति थी, है ना।
तो अब आप बताएंगे कि भाई ये प्रक्रिया कौन सी थी। तो ये प्रक्रिया विदेश व्यापार के संदर्भ में कहाँ से थी, जो कुषाणों के समय प्रारंभ हुई है, जो है ना, कैसे शुरू हुई है विदेश व्यापार के संदर्भ में। अब विदेश व्यापार में जब आप जाएंगे तो आप इसमें रोमन व्यापार दिखाएंगे, इसमें आप चीन वाला व्यापार दिखाएंगे, इसमें आप पश्चिम एशिया वाला व्यापार दिखाएंगे, और प्लस इसमें आप साउथ ईस्ट एशिया का व्यापार दिखाएंगे, प्लस इसमें आप करेंसी की भूमिका को दिखाएंगे, प्लस इसमें आप श्रेणियों की भूमिका को दिखाएंगे, प्लस इसमें आप नगरों की भूमिका को दिखाएंगे, और आप बताएंगे कि ये जो प्रक्रिया कुषाण काल में शुरू हुई थी उसी की परिणति जो है गुप्तों के समय पर हुई है। तो यानी कि आप ये दिखाएंगे कि जो विदेश व्यापार कुषाणों के समय पर रोमन साम्राज्य से प्रारंभ हुआ था वो गुप्तों के समय तक पहुंचा, बल्कि कई विद्वान ये मानते हैं कि गुप्तों के समय पर उसका डिक्लाइन भी हो गया, जिसके कई कारण बताए जाते हैं। इसी तरीके से सोने, चांदी, तांबे, सस्ती धातुओं की मुद्राओं को निर्गत करने की जो प्रणाली कुषाणों के समय प्रारंभ हुई थी, गुप्तों के समय अपने चरम पर पहुंच गई थी। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए हैं। श्रेणियां जो इस पूरे व्यवसाय को संगठित करती थी, संचालित करती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को भेजती थी, लोगों से ब्याज पर पैसा जुटाती थी, बैंकिंग के रूप में कार्य करती थी, ये समस्त गतिविधियां हमको गुप्त काल के संदर्भ में भी दिखाई पड़ती हैं, और वहां पर आप डिटेल दे देंगे जाके सारी। क्वेश्चन बड़ा इजी तरीके से पूछा गया है। एंशियंट, अगर मैं कहूँ ना कि मुझे एंशियंट का कोई क्रैश कोर्स लेना हो तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि उस क्रैश कोर्स में ये सारे सवाल इस तरीके के आ जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट उठाया यूपीएससी ने, और बेसिक कंसेप्ट उठाकर उसने सवाल पूछ दिया है। फिर इसी तरीके से सवाल देखिएगा आप, अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार न केवल नैतिक उत्थान और सामाजिक समरसता के लिए अपितु राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी किया गया था। इससे इजी सवाल क्या होगा, आप खुद देखिए, क्वेश्चन ने खुद सारा क्लियर कर दिया है। प्रचार प्रसार क्यों किया गया था? नैतिक उत्थान के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? सामाजिक समरसता के लिए किया गया था। क्यों किया गया था? राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए। 3 पैराग्राफ बना दीजिए, अशोक के अभिलेखों से डिटेल दे दीजिए। सभी लोग सभी स्थानों पर रह सकते हैं क्योंकि सभी हृदय से आत्मसंयम तथा शुद्धि चाहते हैं। किसी को भी अकारण अपने धर्म की बड़ाई, दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक नए कारण से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। आपको ध्यान होगा इससे पहले भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा है कि कौन सा राजा अपने अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है। तो जो सामाजिक तनाव अशोक के समय पर विद्यमान थे आस्तिकों और नास्तिकों के बीच के, उन मतभेदों को मिटाने के लिए अशोक ने कोशिश की। अशोक कहता है कि ये धम्म लिपि इसलिए लिखवाई जा रही है ताकि लोग नैतिक धर्म आचरण करें। मेरे पुत्र प्रपौत्र जो विजय तलवार से हासिल कर सकते हैं उसकी जगह पर धम्म विजय करें। लोग पशु बलि हिंसा का परित्याग करें। लोग ब्राह्मणों श्रमणों का आदर करें। लोग माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आदर करें, दासों भृत्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें, दिखावा ना करें। नैतिक उत्थान, सामाजिक समरसता, आस्तिक वाले नास्तिक की बुराई ना करें, नास्तिक वाले आस्तिक की बुराई ना करें। सभी वर्गों के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकते हैं क्योंकि सभी हृदय से आत्मसंयम तथा शुद्धि चाहते हैं। सामाजिक समरसता प्लस राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए। तो आप बता दीजिए भाई, अभिलेखों के माध्यम से अशोक प्रजा का संपूर्ण समर्पण चाहता है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, सर्वलोक के हित ही मेरा कर्तव्य है, ये कहकर अशोक प्रजा के हृदय में स्थान बनाने की कोशिश करता है। अपने प्रति प्रजा के पूर्ण डिवोशन को मांगता है। इसीलिए अशोक ने अपने अभिलेखों को उन जगहों पर लगवाया जहां पर साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर था, यानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर लगवाया, दक्षिण में लगवाया। अशोक के लगाए गए अभिलेख, उसके स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख निश्चित रूप से राज्य की संप्रभुता के प्रतीक थे। अभिलेखों में दिए गए विवरण जो पड़ोसी राज्यों के विषय में है, अशोक के साम्राज्य की सीमा रेखा निर्धारण को बताते हैं। साथ ही साथ वैदेशिक शक्तियों को ये संदेश भी देते हैं
कि अमुक क्षेत्र देवानाम प्रिय परिदर्शी के नियंत्रण में है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए भी थे, सामाजिक समरसता के लिए भी थे, नैतिक उत्थान के लिए भी थे। अगर आप पढ़ते समय अशोक के अभिलेखों के कंटेंट को एक पास कर देते तो कंटेंट से ही इसका आंसर निकल आएगा। यहां तक कि जितने सवाल अशोक के अभिलेखों से पूछे जाते हैं, आप सिर्फ एक काम कीजिए, अशोक के अभिलेखों का कंटेंट एक पास कर लीजिए। और कंटेंट भी इस तरीके से करिए, राजनीतिक आधार पर दिया गया कंटेंट अलग कीजिए, सामाजिक अलग कीजिए, आर्थिक अलग कीजिए, सांस्कृतिक अलग कीजिए। हर तरह के सवाल निकाल लेंगे आप उससे। फिर देखिए एक सवाल को, प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण कीजिए। आपको ये पता है कि नागर शैली के जो मंदिर होते हैं तो आधार उनका चौकोर रहा करता है और शिखर वक्राकार होता है, ऊपर आमलक और कलश लगा हुआ होता है। और जो द्रविड़ शैली के होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आधार अष्टकोणीय होता है, शिखर पिरामिड नुमा होता है, सबसे ऊपर की ओर गुंबदाकार स्तूपिका लगी होती है। दो उदाहरण आप प्रमुखता से दे सकते थे इसमें। पढ़ाते समय हम लोग खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई स्टूडेंट को अगर इस तरीके के उदाहरण देने पड़ जाए तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ से ये उदाहरण दे सकता है। तो जैसे नागर शैली मान लीजिए है, तो आप खुद जानते हैं कि नागर शैली के जो मंदिर हैं उनमें सबसे विशिष्ट मंदिर की अगर मैं बात करूं तो नागर शैली के विशिष्ट मंदिरों में कंदरिया महादेव का जो मंदिर आता है ना, जो चंदेलों के समय पर बनाया गया था, कंदरिया महादेव का मंदिर, उस मंदिर को आप देखिए, उसकी सारी विशेषताएं जो हैं वो नागर शैली को स्पष्ट कर देती हैं। ऐसे तो जो कुछ भी उड़ीसा वगैरह के मंदिर है वहां पर भी नागर शैली का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जैसे ये देखिए वक्राकार शिखर है, ये आमलक है, ये ऊपर की ओर कलश लगा हुआ है। लेकिन अगर टोटलिटी में देखा जाए नागर शैली के लिए तो बेहतर एग्जाम्पल ये है खजुराहो वाला कंदरिया महादेव का मंदिर। हालांकि इसमें मुख्य शिखर के साथ साथ छोटे शिखर भी जिनको उरु श्रृंग कहा जाता था वो भी दिखाए गए हैं। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इन मंदिरों में आप ये वाली शैली पाते हैं नागर वाले में। और अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें, है ना, तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें आप यहां से ले सकते हैं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से। ये अष्टकोणीय बेस होता है, पिरामिड नुमा शिखर होता है, सबसे ऊपर की ओर गुंबदाकार स्तूपिका लगी होती है। तो ये तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को ले लीजिए, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ले लीजिए, या फिर जो है आप चंदेलों के कंदरिया महादेव मंदिर को ले लीजिए। भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनसे आप दिखा दीजिए, इनकी सहायता से आप दिखा दीजिए कि भाई आधार योजना कैसी है, शिखर कैसा है, सबसे टॉप पर क्या चीज़ें दी जाती थी, वहां से डिफरेंस दिखा दीजिए। ये सवाल आपका हो जाएगा, है ना। तो प्रतिनिधि उदाहरणों की मदद से मंदिर स्थापत्य की नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच की प्रमुख भिन्नताओं का निरूपण हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु त्रिकोणीय संघर्ष के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इजी सवाल है, पहले भी पूछा जा चुका है। और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष था तो आपको ये ध्यान होगा कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में 3 शक्तियां इन्वॉल्व हुई थी। कौन कौन सी शक्तियां इन्वॉल्व हुई थी जरा उनको भी देख लीजिए। हम लोगों ने जब अपने टॉपिक पे पढ़ा हुआ है तो इस टॉपिक को हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ था, है ना। तो जो 3 शक्तियां इन्वॉल्व हुई थी वो ये थी, एक और पाल थे, दूसरी ओर राष्ट्रकूट थे, तीसरी ओर प्रतिहार थे। और इन सब का टारगेट कहाँ पे था, तो टारगेट था इनका कन्नौज पे। और आपको ये पता है कि ये तीनों लोग आपस में लड़कर अपनी शक्ति नष्ट करते रहे और इसी वजह से महमूद गजनवी को उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों को पराजित करने में मदद मिल गई थी। क्योंकि इन तीनों ने अपनी शक्तियां नष्ट की, इनके साम्राज्य के खंडहरों पर छोटे छोटे राज्य निर्मित हो गए जो महमूद के आक्रमण को रोक नहीं पाए। इनमें जो संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर, अक्सर करके वो प्रतिहारों
और पालों के बीच रहा करता था। प्रतिहार पालों पर प्रभावशाली पड़ते थे और पराजित करके जब वापस लौट रहे होते थे तो दक्षिण से बढ़ते हुए राष्ट्रकूट उनको पराजित कर दिया करते थे। इसके अलग अलग चरणबद्ध क्रम चले हैं, लेकिन अंततः इस त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों ने ही पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण बना लिया था। नियंत्रण भले बना लिया था, लेकिन वो भी अपने साम्राज्य के विखंडन को रोक नहीं पाए थे। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया है आपसे, 8वीं 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत पर प्रभुत्व हेतु त्रिकोणीय संघर्ष के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो आपको बताना है कि भाई इस समय कन्नौज का महत्व हो गया था, जो हर्षवर्धन के समय से बना हुआ था। उस पर अपना अधिकार स्थापित करके उत्तर भारत का स्वामी होने का दावा था, और इसके लिए 3 शक्तियां आपस में संघर्षरत हुई। फिर आपको दिखाना है कि प्रतिहार पाल गंगा घाटी क्षेत्र पर नियंत्रण बनाने के लिए कन्नौज पर प्रभुत्व बनाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रकूट दक्षिण से उत्तर पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। फिर आप दिखाइए कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो आप बताएंगे कि भाई ये तीनों शक्तियां आपस में संघर्षरत रहीं, अपने विखंडन को नहीं बचा पाई। इनके सामंतों ने इन्हीं के साम्राज्य के खंडहरों पर अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। ये सामंत अपने क्षेत्र को अपना देश मानते थे, आपस में शक्ति नष्ट किया करते थे, संघर्ष किया करते थे, और इसी वजह से ये महमूद गजनवी के आक्रमण के आगे नहीं टिक पाए। एक सवाल पहले दिया गया था कि क्या पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों ने आपस में शक्ति नष्ट करके महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो आंसर था हाँ, ऐसा ही हुआ, और शायद उसी सवाल को यहाँ पर पलट दिया गया। फिर आगे देखते हैं भाई, पूर्व मध्यकाल में तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, ये तमिल भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं तो आप खुद जानते हैं, हमने पढ़ाया भी है आपको कि स्टार्टिंग जो है इनकी यहाँ से होती है, सिद्धों और नाथों से, और सिद्धों और नाथों से होती हुई ये परंपरा जो है यहाँ आती है अलवारों और नैनारों में। वैष्णव अलवार और शैव नैनार, है ना। नैनारों की संख्या 63 बताई गई, अलवारों की संख्या 12 बताई गई। फिर ये परंपरा जो है वो शंकराचार्य पर पहुंचती है, शंकराचार्य के अद्वैत मत पे पहुंचती है। शंकराचार्य से होती हुई ये परंपरा रामानुजाचार्य पे पहुंचती है। ठीक, अब इन लोगों ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो जैसे सामाजिक समानता का जो सिद्धांत यहाँ से प्रस्तुत हुआ था, वो सिद्धांत यहाँ भी पहुंचा। इन लोगों ने धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की, अछूतों को भी, निचली जातियों जो लोग थे, जो नीची जाति के कहे जाते थे, कोई नीचा ऊंचा नहीं होता भाई, सब लोग बराबर हैं, फिर भी सोकाल जो नीची जातियां थी, नीची जाति के लोगों को भी उन्होंने अपने में समाहित किया, भक्ति को आधार बनाया, कर्मकांडों को नकार दिया, तमाम सारे स्थलों को दैवी पहचान प्रदान की, जिन पर आगे चलकर मंदिर कला का विशेष करके विकास हुआ। और फिर इसमें चित, अचित और ब्रह्म, चित यानी जीव, अचित यानी जगत, ब्रह्म, 3 के विषय पे चर्चा प्रारंभ हुई, और ब्रह्म के प्रति पूर्ण भक्ति अथवा समर्पण अथवा लगाव को प्रदर्शित किया गया। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद में दिखाई दिया, रामानुज के विशिष्ट अद्वैत में दिखाई दिया, और यही परंपरा उत्तर भारत की ओर प्रसारित हुई थी। तो साउथ में भक्ति आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं रही, तो इसने सामाजिक समानता का समर्थन किया, नंबर 1, इसने धर्म की दार्शनिक व्याख्या की, नंबर 2, इसने नीची जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की वकालत की, इसने ब्रह्म के प्रति पूर्णतया समर्पण की वकालत की, इसने दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, इसने धर्म की दार्शनिक व्याख्या के माध्यम से तमाम सारे स्थलों को पहचान दी, जिनसे आगे चलकर मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। ये चीजें दिखा देनी थी आपको। फिर आगे देखिए भाई, कल्हड़ की राजतरंगिणी प्रारंभिक भारत में इतिहास लेखन परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 2015 का सवाल आपको ध्यान होगा, इतिहासकार के रूप में कल्हड़, और कितनी बार ये पूछे गए हैं। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं करना था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में आपको पता है कि भाई कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है, तकरीबन 8 चैप्टर है, जिनको वो तरंग कहते हैं। ऐसे तो 7600 कुछ श्लोक आते हैं, लेकिन नॉर्मली 8000 श्लोकों की बात कही जाती है।
है ना। 7,600 कुछ श्लोक आते हैं, लेकिन 8,000 श्लोकों की बात कही जाती है। कल्हड़ अगर आप देखिए कि तो शुरू से लेकर वो पौराणिक काल से लेकर राजा जय सिंह के समय तक की 12वीं सदी तक का जो मैटर है उसको लिखते हैं। अपने लेखन में कल्हड़ ने प्रामाणिकता की कोशिश बहुत की है। हालांकि जब वो पौराणिक घटनाएं लिखते हैं तो उतनी प्रामाणिक नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे कल्हड़ 5वें और 6वें तरंग से ऐतिहासिक काल की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे कल्हड़ का विवरण ऐतिहासिक होता जाता है। कल्हड़ ने राजाओं के गुण दोषों की निष्पक्ष रहकर विवेचना की है। जैसे कल्हड़ साफ कहते हैं कि कश्मीर के हर्ष और कलश जैसे शासकों ने मंदिरों को लूट लिया था अपनी धन की लालसा मिटाने के लिए। उन्होंने कश्मीर की रानी दिद्दा का हवाला भी दिया है, जिसने सत्ता की वासना, सत्ता की हवस दिद्दा के अंदर ऐसी थी कि दिद्दा ने अपने ही पुत्रों को मरवा दिया था। तुंग या तुंगा नाम के किसी ग्वाले से दिद्दा प्रेम करती थी, जिसने या जिसको उसने अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। कल्हड़ ने कश्मीर प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार, कश्मीर सामाजिक जीवन में फैली हुई अनैतिकता, सबका उल्लेख किया है, सबके ऊपर कटाक्ष भी किया है। कल्हड़ कश्मीर को बड़ा प्रेम करते हैं, वो कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, और इसीलिए वो कश्मीर की वादियों, कश्मीर की प्रकृति का उल्लेख बड़ी ही दिल से करते हैं। कुछ कमियों के बावजूद भी कल्हड़ के जो राजतरंगिणी है वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में रखी जा सकती है। ये सारी डिटेल यहाँ पूछी गई थी, ये बता देना था आपको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कैसे है भाई, है ना। क्योंकि प्राचीन भारत की जो लेखन कला थी उसमें ज़्यादातर धर्म दर्शन की चीज़ें होती थी। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक विवरणों को इस प्रकार से समाहित नहीं किया जाता था। तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जाता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में ये समस्त विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ज़्यादातर तो कंटेंट बेस्ड हैं। न्यू कमर स्टूडेंट के लिए मैं ये कहूँगा ना कि वो इसमें अगर पैसेज बना लेगा, क्या, क्यों, कैसे, 3 पैरा बनाइए, भूमिका लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, सवाल आपका बेहतर हो जाएगा। भूमिका में पूरी कोशिश हो आपकी कि भूमिका आप 15 से 20 शब्दों में लिख दें। नीचे जो कहने जा रहे हैं उसी की भूमिका बना लीजिए। और भूमिका को मैं हंस के हमेशा यही कहता हूं कि जब आप कभी बाहर पढ़ने जा रहे होते हैं और पैसे खत्म हो गए होते हैं और पिताजी से पैसे मांगने होते हैं, तो कैसे आप भूमिका बनाते हैं। बस प्रश्न की भूमिका भी वैसे बनती है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अक्सर शिकायत करते हैं, सर भूमिका नहीं लिख पाते हैं, एक प्रभावशाली भूमिका कैसे लिखी जाए। तो सामान्य रूप से देखिए क्या होता है, कभी आपने न्यूज़ चैनलों को देखा हो, अगर न्यूज़ चैनलों को कोई न्यूज़ देनी होगी तो वो ऐसी भूमिका बनाएंगे ना, एकदम से भूमिका बनाएंगे, क्या आ जाएगी प्रलय, क्या नष्ट हो जाएगी पृथ्वी, क्या उत्तर भारत बह जाएगा बाढ़ में, और तब बताएंगे वो हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय हलचल। तो ये जो भूमिका बनाने की टेंडेंसी होती है ना, तो आप किसी भी कालक्रम पे, किसी भी व्यक्तित्व पे, किसी भी चीज़ों पे जो आप लिखने जा रहे हैं उसकी प्रमुख विशेषताओं को लेकर इस प्रकार से प्रस्तुत कीजिए कि प्रश्न का उत्तर स्टार्ट होने वाला दिखाई दे। ये आप कोशिश करेंगे निश्चित रूप से आ जाएगी। कंक्लूजन, कंक्लूजन कभी भी ऊपर कही गई बातों का रिपीटिशन नीचे नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंक्लूजन पे आप जो आगे चलकर प्रभाव पड़े हैं उनको आप कंक्लूजन में शामिल करें। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर कल्हड़ के बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो गया और इसमें छोटे छोटे कंटेंट हैं। 150 शब्दों वाला दे दिया गया, कंपलसरी है, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं आप। ब्रह्मदेय अनुदान क्या थे, पूर्व मध्यकाल में बड़ी संख्या में दिए गए इस तरह के अनुदानों का विवरण आप कैसे देंगे। नॉर्मली आपने देखा था कि जो भू अनुदान ब्राह्मणों को दिए जाते थे ये अग्रहार कहलाते थे। ब्राह्मणों को दिए गए ऐसे अनुदान जो मंदिरों के खर्च के संदर्भ में होते थे, यानी कि ब्राह्मण को दिए गए हैं इसलिए कि मंदिर में पुरोहिताई का कार्य करेंगे, मंदिर के शेष कर्मकांडों को संपन्न करेंगे, तो उनको ब्रह्मदेव भी कह दिया जाता था। तो नॉर्मली ये अनुदान ब्राह्मणों को प्रदान किए जाते थे। इन अनुदानों को कभी कभी कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाता था और कभी कभी ये स्थायी और आजीवन दिए जाते थे। जैसे इसमें लिखा होता था जब तक सूरज चांद विद्यमान है तब तक ये भूमि दान है।
ये अनुदान कर मुक्त होते थे। इन अनुदानों में जिस व्यक्ति को दिया जाता था उसके कर्तव्यों का उल्लेख होता था। इस प्रकार के अनुदानों में भूमि से राजस्व प्राप्त करने की उस व्यक्ति को छूट दी जाती थी। कभी कभी इस प्रकार के अनुदानों में वहां रहने वाले लोग भी दान में दे दिए जाते थे, जिनसे अनुदान प्राप्त करता व्यक्ति को विष्टि यानी बेगार लेने का भी अधिकार दिया जाता था। ये विशेषता यहाँ पर आपको बता देनी थी 150 शब्दों में, मामूली सा। फिर देखिए, 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत में अधिक संख्या में शहरी बस्तियों की स्थापना मुख्य रूप से तुर्की सैन्य टुकड़ियों की समस्त भूभाग में तैनाती के कारण हुई थी। यानी कि जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसमें आर्मी एक मेजर फैक्टर थी। लाहौर, इंद्रप्रस्थ, आगरा, लक्ष्मणवती या लखनौती, पटना, ठीक, कालिंजर। आप केवल उन क्षेत्रों को देखिए जहां पर सेना की टुकड़ी निर्धारित की गई थी या स्थापित की गई। तो आपको इस प्रश्न में बताना है क्योंकि राज्य संचालन के लिए सुरक्षा और राजस्व दो आवश्यक तत्व थे, इसलिए सेना की टुकड़ियां वहां स्थापित की जानी अनिवार्य थी जहां से इन दोनों चीजों की प्राप्ति होती। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्र में लाहौर एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना हो सकता था। गंगा घाटी के क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली और आगरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते थे। बुंदेलखंड के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए कालिंजर एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, और इसी तरीके से बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर राजस्व प्राप्ति और नियंत्रण के लिए लखनौती या लक्ष्मणवती और पटना प्रमुख बस्तियां हो सकती थी। आरंभिक सल्तनत काल में इस प्रकार की बस्तियों की स्थापना हुई, जहां पर सेना रखी गई, शासक वर्ग जुटा, उनकी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हाट बाजार मेले विकसित हुए। वहां मुद्रा का चलन बढ़ा, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। क्योंकि वहां पर सेना मौजूद थी, इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वहां व्यापार करना आसान हो गया। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा बढ़ी। बांट माप चुंगियां एक समान राजधानी से निर्धारित होने लगी, और इसी कारण से शहरीकरण को बढ़ावा मिला था। ये चीजें आपको यहां शो करा देनी थी। फिर आगे देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता चहलगान की करतूत का परिणाम थी, स्पष्ट कीजिए। तुर्कान चिहलगामी पढ़ा होगा ना आपने, 40 अमीरों का दल कहाता है। हालांकि उसमें 40 नहीं थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चालीसा एक टर्म है, मंगोल टर्मिनोलॉजी। चालीसा पावर, जस्ट लाइक हनुमान चालीसा, है ना। अमीर तो इसमें सिर्फ 9 ही थे। बर्नी ने या मिनहाज ने भी जो तारीख़ फिरोजशाही में शमसी मलिकों की सूची दी है, वो 30 या 33 शमसी मलिक ही हैं, 40 हैं ही नहीं। उन्हीं शमसी मलिकों में से ही चिहलगानी लिए गए थे, तो कहाँ से 40 हो जाते। खैर चलिए, वो सब तो बात की बात है। यहाँ पर रोल पूछा गया है। आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने इन्हें अपनी राज सत्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था। गंगा के क्षेत्र में इक्ताएं बांटकर इनको शक्तिशाली बनाया था। किंतु परवर्ती उत्तराधिकारियों के काल में इन्होंने कठपुतली सुल्तानों को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया। और अब आपको दिखा देना है कैसे रुकनुद्दीन फिरोज का मैटर हुआ, रजिया का मैटर हुआ, बहराम शाह का मैटर हुआ, अलाउद्दीन मसूद शाह का मैटर हुआ, नासिरुद्दीन महमूद का मैटर हुआ, यहाँ तक कि चालीसा से आने वाले बलबन ने 1265-66 में राज सत्ता हड़प ली। ठीक, अधिकांश राजनीतिक अस्थिरता इनकी करतूत का परिणाम थी। रुकनुद्दीन फिरोज वैसे ही गया। रजिया के शासनकाल में इन्होंने रजिया पर नियंत्रण करने की कोशिश की, रजिया का पतन वैसे ही हुआ। बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या वैसे ही हुई। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन जो नायब के पद पे रहा, वो हमेशा शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित किए रहा। यहाँ तक कि जब 1253 में उसको एक भारतीय मुसलमान रेहान ने पदच्युत कर दिया, तो भी 1255 में रेहान को पराजित करके मार डालने और सत्ता अधिग्रहण में बलबन सफल रहा। बाद के इतिहासकारों का यह भी कहना है कि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु बलबन के द्वारा जहर दिए जाने से हुई थी। और क्योंकि बलबन इस चालीसा का सदस्य था,
इसलिए सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने इस चालीसा को पूर्णतया समाप्त कर दिया, ताकि फिर कोई इसी तरीके से शासक बनने की कोशिश ना करे। ठीक, फिर देखिए आप आगे। राजपूत चित्रकला शैली में मुगल थी, विषय वस्तु में राजपूत। क्वेश्चन इतने इजी हैं कि अगर आप सिर्फ ये ध्यान दें भाई शैली में, तो निश्चित रूप से जो तकनीकी अपनाई गई थी, है ना, तकनीकी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे तकनीकी में हाशिया चित्रण आता है, तकनीकी में विकिरण चित्रण आता है ना, तकनीकी में क्यास क्यूरा गहरा छायांकन जो यूरोपियन प्रभाव से आया था उसका आता है, प्लस तकनीकी में रंग संयोजन जो यहाँ पर किया गया वो चीज़ें आती हैं, तकनीकी में छवि चित्रण ये चीज़ें आती हैं, और निश्चित रूप से ये राजपूत चित्रकला में ये सब कुछ मुगल से लिया गया था। विषय वस्तु में राजपूत थी, कैसे थी, तो इसमें जो राजसी दरबार दिखाए गए उनका मैटर, इसमें जो जैन चित्रकला का प्रभाव लिया गया जो राजस्थान में पहले से प्रचलित थी उनका मामला, इसमें जैसे किशनगढ़ शैली जिसमें बनी ठनी शैली ली गई, जिसमें राधा और कृष्ण के चित्र बनाए गए, ठीक, या फिर दुर्गा सप्तशती गीत गोविंद वगैरह का चित्रण किया गया, तो विषय वस्तु में वो राजपूत थी, शैली में मुगल थी। चीजें दिखा देनी थी कि किस तरीके से थी, और आपको बता देना था भाई, क्योंकि दरबार में समायोजित ये भी थे, परिवहन के साधन विकसित हो गए थे, व्यापार बढ़ा था, तो निश्चित रूप से एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ था, और उसी का परिणाम थी राजपूत चित्रकला। ठीक, फिर देखिए आगे। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति के उत्थान की व्याख्या कीजिए। अब देखिए 18वीं शताब्दी पूछा गया है, शिवाजी को नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको पेशवा दिखाना था। जैसे सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने, 1720 में मृत्यु हो गई। ठीक, फिर बाजीराव प्रथम 1720 में पेशवा बने, 1740 में मृत्यु हो गई। फिर बालाजी राव या बालाजी बाजीराव, जिनको बालाजी द्वितीय भी कहा जाता है, 1740 में पेशवा बने, 1761 में मृत्यु हो गई। तीनों पेशवाओं के समय पर आपको क्षेत्र विस्तार दिखाने थे। तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जिनके समय पर आपको पता ही होगा कि इसमें मुगल सम्राट से संधि की गई थी, है ना, इसी की वजह से फर्रुख सियर की हत्या भी हुई थी। तो इसमें खानदेश, बरार, हैदराबाद, गोंडवाना, कर्नाटक के क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गए थे, जिन्हें शाहू हिंदवी स्वराज कहा करता था। बालाजी विश्वनाथ ने ये संधि जो है सैयद बंधुओं की सहायता से की थी, और सैयद बंधुओं ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संधि को आगे बढ़ाया था। तो पहला तो मैटर ये रहा कि भाई बालाजी विश्वनाथ ने हिंदवी स्वराज वाले क्षेत्र प्राप्त किए। बाजीराव प्रथम के समय पर निजाम की पराजय हुई, शाहू के विरोधी जो शंभू जी थे या शंभाजी या शिवाजी द्वितीय, उनके कई नाम मिलते हैं, वो पराजित हुए। 1730 दभोई का युद्ध और 1731 वारना की संधि, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। बाजीराव प्रथम के ही समय पर आप देखेंगे कि निजाम को कई बार पराजित किया गया। 1738 में उसने पराजित किया, बल्कि मराठों की सत्ता का विस्तार कालपी, सागर, झांसी के क्षेत्र तक हो गया। छत्रसाल ने भी पेशवा से दोस्ती कर ली थी। 1740 के बाद जब पेशवा बालाजी द्वितीय आए या बालाजी बाजीराव आए, तो इनके समय पर मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मराठे बंगाल तक पहुंच गए, पंजाब तक पहुंच गए। ठीक, इसी वजह से अब्दाली से लड़ाई भी हो गई थी, और मराठे लगभग मुगलों के उत्तराधिकारी बन गए थे। प्लस पेशवा ने ही इन्हीं के शासनकाल में 1750 में संगोला की संधि से समस्त शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। यहाँ 150 शब्दों में मुश्किल से दिखाना था, बहुत ज़्यादा कंटेंट देना नहीं है आपको। तीनों पेशवाओं के समय पर पॉइंटेड आपको दिखा देना है
कि क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ी। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण सुल्तान की सैन्य शक्ति के लिए उपयोगी थे, परंतु सल्तनत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक थे। सारे सवाल दोस्तों ऐसे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि सारे सवाल कंसेप्चुअल हैं और बड़ा इजी शब्दों में बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इतना इजी कह दिया गया है कि ये जो किया गया, खैर ये गलत शब्दावली है, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रित नहीं होता, मूल्य नियंत्रण हुआ था, लेकिन ये इसके लिए उपयोगी थे, है ना, सैन्य शक्ति के लिए उपयोगी थे, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी के एंगल से अगर देखा जाए तो हानिकारक थे। पॉइंट बना दीजिए, सैन्य दृष्टिकोण से उपयोगी कैसे थे, तो आप बता दीजिए भाई। दिल्ली में जो एक स्थायी सेना रखी गई थी, मंगोल हमले के खतरे को देखते हुए सेना का भरण पोषण आसान हो गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नीचे करके निर्धारित कर दिए थे। ठीक, एक तो आसान काम यहां से हो गया था। दूसरा, आप ये दिखा दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल हमलों के डर से बहुत ज्यादा सेना रख ली थी दिल्ली में और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। इन पैसों की भरपाई तभी हो सकती थी जब अलाउद्दीन खिलजी एक निश्चित क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण की नीति अपना लेता। तो अलाउद्दीन ने ये भी चीज़ें की, तो मंगोलों को बैलेंस करने में इसका फायदा मिला, दिल्ली में परमानेंट सेना रखने में इसका फायदा मिला, सैनिकों के परिवार वालों का भरण पोषण करने में इसका फायदा मिला, अलाउद्दीन को अपनी राजनीतिक शक्ति विस्तार करने में इसका फायदा मिला, क्योंकि इसी सेना की सहायता से उसने अपने साम्राज्य का प्रसार भी किया, दक्षिण और अन्य क्षेत्रों से राजस्व भी वसूला, यहां से तो उसको बेनिफिट हुआ। लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की समाप्ति हो गई, नंबर एक। ठीक, वजह यह है कि जब आप मूल्य एक नीचे करके निश्चित कर देंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग से चल रही है, ये स्वतंत्र इकोनॉमी नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगी। तो प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होगी, नंबर एक। प्रतिस्पर्धा की समाप्ति होगी तो वस्तुओं में गुणवत्ता की समस्या भी आने लगी होगी। जब सरकार मूल्य निर्धारित करेगी तो बहुत सारे व्यापारी उन क्षेत्रों में जहां पर ये मूल्य नियंत्रण की नीति लागू होगी वहां आकर अपना सामान बेचने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। जैसा कि बर्नी कहता है कि मुल्तान और देवगिरी के व्यापारी दिल्ली आकर सामान नहीं बेचना चाहते थे, क्योंकि उनको जो बेनिफिट साउथ में मिल जाता उससे कम ही बेनिफिट दिल्ली मिलता, तो इतनी दूर की ट्रैवलिंग वो क्यों करते। तो निश्चित रूप से ये इकोनॉमी के लिए तो हानिकारक थी। प्लस इसमें सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% तक कर लिया था। हालांकि बिचौलिए हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये किसानों पर लगा हुआ अतिरिक्त भू राजस्व था जो 33 से बढ़ाकर 50 किया गया था। तो इस व्यवस्था से किसानों को भी नुकसान हुआ होगा। प्लस इस सिस्टम से वही लोग लाभ प्राप्त कर सकते थे जो लोग दिल्ली और उसके आसपास बसे होते, दूर दराज की जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से इस सिस्टम ने इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट तो नहीं दिया था। ये सवाल मेरा पढ़ाया हुआ है और बाकी जब आप कभी क्लास में होंगे तो फिर और विस्तार के साथ इस पर चर्चा कर ली जाएगी, है ना। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से इतना काफी था। फिर देखिए, अकबर के राज्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने लायक था। प्रकृति कैसी थी, तो आप कहेंगे कि साहब सुधारात्मक प्रकृति थी। तो सुधारात्मक कहाँ कहाँ थी भाई, तो प्रशासन में थी, ठीक है, राजस्व में थी, बिल्कुल सही बात है, जागीर के संदर्भ में थी, बिल्कुल सही बात है, राज्य नियंत्रण के संदर्भ में थी, स्वतंत्र आचरण ना करे कोई। पहला तो कंटेंट आप यहां से दे देंगे कि भाई प्रशासन में निष्ठा प्राप्त हो गई, जिसको जागीर चाहिए थी वो स्वामी के प्रति जितनी भक्ति दिखाता उतनी ही बेहतर जागीर मिलती। जागीरदार क्षेत्र से राजस्व वसूली प्रभावशाली तरीके से कर सकता था, तो राजस्व की समस्या भी समाप्त हो गई। जागीरों का उचित वितरण हो पाया, अपनी कृपा पात्रों को जागीर देकर प्रभावशाली नियंत्रण बनाना भी आसान हो गया। तो पहला तो ये रहा कि इसकी जो प्रकृति थी वो सुधारात्मक थी। दूसरा, अगर देखा जाए कि मनसबदारी व्यवस्था की जो प्रकृति रही है वो किस प्रकार की थी, तो मनसबदारी व्यवस्था की प्रकृति
सैन्य समायोजन वाली थी। ये सैन्य समायोजन कैसे था भाई? तो आप देखेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ अकबर पे बाउंड कर दिया है, इसलिए आप राजपूतों पे जाएं और राजपूतों के साथ मुगलों पे जाएं। ठीक, अफगानों को अकबर ने नहीं लिया था। अफगान और मराठे जहांगीर के समय आए हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्र की जो सैन्य शक्तियां थी, उनका समायोजन भी मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से आसानी से हो जा रहा था। तीसरा मैटर आप इसमें यह दिखाएं कि इसमें जो सेना का मैटर था ना, तो सेना का मैटर काफी प्रभावशाली हो गया था। वजह यह है कि जब सैनिकों के या सरदारों के अधीन सैनिकों की संख्या निर्धारित कर दी गई कि किसको कितने घुड़सवार रखने हैं, कितने घोड़े रखने हैं, उनके ऊपर दाग और होलिया वाली प्रणाली चला दी गई, तो इससे सेना में कार्य कुशलता बढ़ गई, या यूं कह दिया जाए कि सैन्य दक्षता बढ़ गई, और निश्चित रूप से ये साम्राज्य विस्तार में सहायक रही। ठीक, तो ये 3 पैरा आपको बना देना था और 3 पैरा के हिसाब से आपको आसानी से इसका जवाब लिख देना था। पूरे पेपर में मुझे कहीं भी नहीं दिखा कोई भी सवाल ऐसा जिसको मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन टफ था। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप। चोल शासकों की सामुद्रिक विस्तार प्रमुखतया उनके विदेशी वाणिज्यिक हितों से प्रेरित था। हम आपको एक मैप दिखा देते हैं, फिर सवाल को भी डिफाइन कर देते हैं। सवाल बड़ा इजी सा है। ये चोल साम्राज्य का मैप है। ठीक, इस मैप में कुछ चीजें हैं, जैसे पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां मालदीव था और ये है श्रीलंका। ये श्रीलंका और मालदीव जो है, इसको राजराज ने जीत लिया था। तो राजराज प्रथम के समय पर जो विस्तार यहां पर किए गए, श्रीलंका में विस्तार किया गया, मालदीव में किया गया, निश्चित रूप से हिंद महासागरीय व्यापार का लाभ प्राप्त करने की कोशिश की गई। फिर जब राजराज का बेटा राजेंद्र आया है, तो राजेंद्र ने ये दक्षिण पूर्व एशिया की विजय की और लौटते समय उसकी सेना ने लोअर बर्मा यानी पीगू को भी जीत लिया और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी को चोल झील में कन्वर्ट कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया में यहां पर जो विजय की गई थी, साउथ ईस्ट एशिया में, आपको ध्यान होगा कि यहां पर कडारम का राज्य था जो चोलों के व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा था। और जब कडारम के राज ने चोल अधीनता में रहने का वचन दिया तो फिर उसको क्षमा कर दिया गया। तो निश्चित रूप से चोलों ने जो अपने समुद्री अभियान किए थे वो वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखकर किए थे। इसी कारण से चोल सेना ने लोअर बर्मा की विजय की थी और राजेंद्र ने बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण बनाने के लिए ही गंगा घाटी का अभियान किया था, ताकि पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी चोल झील में परिवर्तित हो जाए। तो आपको एक पैरा में राजराज को दिखाना था, दूसरे पैरा को लंबा करना था, ये आपको दिखाना था राजेंद्र के समय पर, और आपको बताना था कि वाणिज्यिक हितों के ही कारण कुलोत्तुंग प्रथम के समय पर एक बार पुनः दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया गया था। कुलोत्तुंग अपने अभिलेखों में कडारम को नष्ट करने का दावा करता है। ऐसा लगता है कि बार बार व्यापार में बाधा उत्पन्न करने के कारण चोलों ने इस राज्य को समाप्त कर दिया था। शायद हो सकता है कि चीन से होने वाले व्यापार के में भी ये बाधा उत्पन्न करता हो, इसलिए कुलोत्तुंग ने इसके खिलाफ अभियान किया था। तो निश्चित रूप से चोलों के समय पर जो अभियान किए गए वो उनके व्यापारिक और वाणिज्यिक चीज़ों को ध्यान में रखकर किए गए थे। 12वीं शताब्दी के दक्षिणी दक्कन में वीर शैव आंदोलन वास्तव में एक समाज सुधार का प्रयास था। विवेचना कीजिए। ऐसे तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये आंदोलन नॉर्मली आपको पता ही होगा कि ये 12वीं सदी के एक कवि थे या कहा जाए सुधारक थे, जिनका नाम था बसवन्ना या बासव। बसवन्ना या बासव और उनके शिष्य अल्लप्रभु या अल्लभ, तो इनके माध्यम से ये आंदोलन आगे बढ़ा था।
आज कर्नाटक में लिंगायत और वीर शैव एक ही माने जाते हैं। हालांकि बीच में आपने देखा होगा कि 2017-18 के आसपास एक आंदोलन बड़ा जोर पकड़ा था, लिंगायत वाले वीर शैव वालों से अलग कह रहे थे अपने आप को कि ये दोनों अलग अलग हैं। खैर वो डिटेल थोड़ा सा आगे की है, वहां पर हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ जा रहे हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो वीर शैव आंदोलन चला 12वीं सदी के कवि बसवन्ना, इन्होंने बड़े बड़े राजे महाराजों सामंतों के द्वारा जो भोग विलास का जीवन जीते थे, बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे, उसके माध्यम से अपनी संप्रभुता का विस्तार करते थे, उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर माना। ये लोग अपने गले में एक लिंग धारण करते थे, इसीलिए ये लिंगायत बाद में कहे गए। तो ये शरीर को ही मंदिर मान लेते थे, गले में लिंग धारण करते थे और शिव को ही परमेश्वर मानते थे। तो पहला इनका जो रिफॉर्म रहा, ये आंदोलन वास्तव में क्या है, समाज सुधार है। तो पहला जो इनका रिफॉर्म रहा वो एकेश्वरवाद पे रहा। इन्होंने बहुदेववाद की निंदा की, इन्होंने कर्मकांडों को नकार दिया, इन्होंने ईश्वर के प्रति, एक ईश्वर के प्रति भक्ति की अवधारणा पर बल दिया, इन्होंने सामाजिक असमानता जो थी ना उसको नकार दिया। यहाँ तक कि इन्होंने बहुदेववाद, तीर्थ यात्रा, जो भी चीजें थी, यज्ञ वगैरह, उन सब को इन्होंने डिनाई किया। ताज्जुब की बात यह है कि इन्होंने महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। तो छुआछूत मैटर, ऊंच नीच का मैटर, महिलाओं का मैटर, सामाजिक समानता का मैटर, मानवता का मैटर, एकेश्वरवाद का मैटर, इन सारी चीज़ों को लेकर जो उपदेश बसवन्ना ने प्रदान किए वो निश्चित रूप से वीर शैव आंदोलन को एक समाज सुधार का प्रयास कह सकते हैं। और आप बता देंगे कि 12वीं सदी के दक्षिण भारतीय समाज में वर्ण, जाति, अस्पृश्यता, कर्मकांडवाद, बहुदेववाद की जो अवधारणा प्रचलित थी, बड़े बड़े सामंतों, शासकों के द्वारा भव्य मंदिर निर्माण की जो परंपरा प्रचलित थी, उन्हीं तत्वों के विरोध में ये आंदोलन प्रस्तुत हुआ था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इनके आंदोलन पर इस्लाम का प्रभाव था। ताराचंद ने लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, जो इंडियन कल्चर पर उनकी लिखी गई बुक है, उसमें उन्होंने दिखाया। तो अगर आप लास्ट लाइन में इसको ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए। तो आप ये बता देंगे कि कुछ विद्वानों के अनुसार इनके आंदोलन पर इस्लाम का प्रभाव था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश पा लिया था। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में इस बात से डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि इनका आंदोलन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप था। तो आप ये दोनों ही तत्व बराबर बराबर दिखा देंगे कि ये इस्लाम के प्रवेश का प्रभाव भी माना जा सकता है। कुछ विद्वान इसके प्रभाव को नहीं मानते हुए इसे भारतीय संस्कृति का ही मूल तत्व मानते हैं। दोनों चीज दिखा दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए अपना। और कंक्लूजन हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर लिखे कि आगे प्रभाव क्या पड़ा। तो आप इसके कंक्लूजन में दिखाइए कि भाई जो आंदोलन प्रस्तुत हुआ उसने दक्षिण भारत में वीर शैवों या लिंगायतों को एक अलग समुदाय के रूप में संकेंद्रित किया। हालांकि ये आंदोलन की निगेटिविटी ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी कम, क्योंकि ये ऑलरेडी असमानता का विरोध करते थे, समानता के पक्षधर थे। और इनका आंदोलन खुद को एक संप्रदाय के रूप में स्थापित कर लेता है। ठीक, इनके आंदोलन का प्रभाव ये अवश्य कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में सामाजिक समानता का जो प्रयास इन्होंने किया है, जब विजयनगर साम्राज्य स्टैब्लिश होता है तो हम उसकी नीतियों में इनका प्रभाव अवश्य पाते हैं। इसको आप अटैच कर दीजिए आंदोलन, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं सवाल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विभिन्न घराने केंद्रीय राजशाही के बजाय क्षेत्रीय रियासतों के संरक्षण के परिणाम थे, विवेचना कीजिए। सवाल बड़ा इजी है दोस्तों। आप स्टार्टिंग करेंगे कि मुगल साम्राज्य के चरम पर संगीत, साहित्य, कला इत्यादि को संरक्षण प्रदान किया गया था, किंतु जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का क्षण हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, तो कलाकारों के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हुआ। औरंगजेब की नीतियों ने गीत संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण से जो कलाकार थे वे आजीविका के तलाश में क्षेत्रीय राज्यों की ओर प्रस्थान कर गए। औरंगजेब के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ,
तो उन्होंने स्थानीय स्तर से कला संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया। ऐसे में संगीत ने स्थानीयता का भाव ग्रहण किया। जो मुगल शास्त्रीय संगीत से प्रेरित था, मुगल शास्त्रीय गुणों से युक्त था, उसने क्षेत्रीयता का भाव ग्रहण किया। क्षेत्रीय स्तर पर बनारस घराना, ग्वालियर घराना, मथुरा घराना, ये सब इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में डेवलप हो गए थे। ठीक, इनको आपको दिखा देना है सिंपल तरीके से। सवाल कोई बहुत टफ नहीं था, इन्हीं रियासतों के संरक्षण का परिणाम थे। तो सवाल ये है कि ये संरक्षण क्यों? मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय संस्कृति का प्रसार, कलाकारों सामने आजीविका का संकट और मुगल शैली और स्थानीय शैलियों का मिश्रण। ठीक, फिर देखिए आगे। विजयनगर और बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य दीर्घकालिक संघर्ष सांस्कृतिक कारणों से कम, सामरिक तथा आर्थिक कारणों से ज्यादा प्रभावित था। टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, हमेशा से ये चीजें रही हैं। तो आप इसमें बता देंगे कि ये जो भी संघर्ष हुआ करते थे, इन संघर्षों को कई विद्वानों ने धार्मिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, किंतु इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान देने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि ये संघर्ष क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर प्रारंभ हुए थे। जैसे अब आप इस मैप से उदाहरण दे देंगे, ये बहमनी है, ये विजयनगर है, तो आप बताएंगे कि इनके संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा था रायचूर दोआब, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र और यहाँ पर स्थापित मुदगल के किले पर अधिकार। इनके संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा था मराठवाड़ा, जो अपने अच्छे बंदरगाहों के लिए जाना जाता था। तो निश्चित रूप से यहाँ से व्यापार, सेना के लिए घोड़ों की प्राप्ति, ठीक, प्लस यहाँ की उपजाऊ मैदान, उससे प्राप्त होने वाला राजस्व, इनको लेकर इनके मध्य संघर्ष हुआ था, ना कि इनके मध्य संघर्ष का कारण किसी प्रकार का धार्मिक या सांस्कृतिक था। तो विजयनगर राज्य और बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष सांस्कृतिक कारणों से कम, सामरिक आर्थिक कारणों से ज्यादा प्रभावित था। अब यहाँ पर देखिए एक चीज क्या है, सांस्कृतिक कारणों से कम। तो सांस्कृतिक कारण तो इतने प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी इस संघर्ष ने कभी कभी धार्मिक संघर्ष का रूप धारण किया था। जैसे कब धारण किया था? जब बुक्का प्रथम ने रायचूर दोआब पर कब्जा करने की कोशिश की और उसने मुदगल के किले पर अधिकार किया, तो वहां पर एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है उस समय बहमनी सुल्तान शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो 1 लाख हिंदुओं को नहीं मार लेगा, अपनी तलवार म्यान में नहीं रखेगा। उसने विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया और 1 लाख हिंदुओं को मार डाला। फिर विजयनगर और बहमनी के बीच में एक संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया कि युद्ध के समय पर आम जनता को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इस संधि का पालन तो नहीं किया गया, लेकिन इससे युद्धों को मानवीय बनाने में सहायता अवश्य प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सांस्कृतिक कारक रहते थे, लेकिन प्रमुख कारकों के तौर पर ये सामरिक और आर्थिक चीजें ज्यादा प्रभावशाली थी। रायचूर दोआब, मराठवाड़ा, दोनों को दिखा दीजिए आप। ठीक, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था दोस्तों। मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकल बाजार में एकीकरण किया था। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए ना, ये जहां जो टर्म लगा हुआ है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का एकल बाजार। एकल बाजार से क्या तात्पर्य है? व्यापार वाणिज्य जो इस समय फला फूला है, उसने इसको एकल बाजार में कैसे कन्वर्ट किया? तो ये ध्यान रखिएगा कि एकल बाजार का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर व्यापार की स्वतंत्रता अधिक हो, यानी कि जो आर्थिक शक्तियां हैं उनके हाथ में मुद्रा, ब्याज की विनिमय दर, माप तौल प्रणाली इत्यादि का नियंत्रण हो। तो जब मुगलों के शासन में एक समान केंद्रीय नियंत्रण, एक समान बांट माप प्रणाली, एक समान चुंगियां स्थापित हुई, व्यापारिक मार्गों को सुरक्षा प्राप्त हुई, जगह जगह शहरीकरण बढ़ा, स्थानीय शिल्पों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, नई नई तकनीकों का आगमन हुआ, सुदूरवर्ती क्षेत्र तक व्यापार करना आसान हुआ, तो इससे आर्थिक शक्तियों का इतना राइज हुआ कि वे अपने कारखाने स्थापित करके उस पर एक नियमित वेतन देकर मजदूरी निर्धारित करके अपना सामान का उत्पादन करवाया करते थे। इनके अपने जहाज होते थे,
वीरजी वोहरा, काशी वीरन्ना, मलय चेट्टी जैसे बड़े बड़े व्यापारी रहा करते थे। मुगल काल के एक मनसबदार आसफ खां जो नूरजहां का भाई था, इसके पास में भी जहाज थे। ये सब लोग व्यापार में भागीदारी करते थे। ये अपने वस्तुओं के दाम स्वयं निर्धारित करते थे। यहाँ तक कि ये अपने सिक्के भी चलाया करते थे और उधार दिए जाने वाले पैसे पर ब्याज की दर ये स्वयं निर्धारित किया करते थे। ये राज्य द्वारा निर्धारित नहीं होती थी। तो निश्चित रूप से इसने एकल बाजार का रूप ग्रहण कर लिया था। तो यहाँ पर आपको मुद्रा से, ब्याज से, शिल्प से, कारखाने से, व्यापार से, ठीक इन चीज़ों से दिखाना है कि एकल बाजार कैसे थी। योगदान में दिखाना है विशाल साम्राज्य, एक समान मुद्रा प्रणाली, एक समान बांट माप, छोटी छोटी चुंगियों का उन्मूलन, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। इस बार का क्वेश्चन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था। इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल सवाल था जिसमें सिर्फ आपको सिद्धांत प्रस्तुत करने थे, बहुत फैक्चुअल होना ही नहीं था। अब इसे यही देख लीजिए, औरंगजेब की दक्कन नीति मुगलों के पतन का एक प्रमुख कारण थी। विवेचना कीजिए कैसे थी मुगलों के पतन का प्रमुख कारण। तो आप बताएंगे कि भाई ये जो दक्कन नीति थी, पहली तो ये सबसे बड़ी चीज जो इसे बताई जाती है कि ये जो है खर्चीली थी, है ना। दक्कन हमेशा घाटे का सौदा रहा है। सतीश चंद्रा ने कहा है ना, क्यों रहा है? क्योंकि यहां से इतना मिला नहीं जितना खर्च हो गया। खर्चीली क्यों रही भाई? तो आप बताएंगे कि औरंगजेब को यहां पर लगभग 20 वर्ष लगे, वो इसमें फंसता चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो राजस्व बोझ था वो बढ़ गया। और ये राजस्व बोझ कहाँ पहुंच गया? तो आप बताएंगे कि उत्तर पर पहुंच गया। उत्तर पे पहुंचा तो उत्तर के संकट में राजस्व बोझ जब बढ़ा तो विद्रोह हो गए। आप बताएंगे कि जाटों का विद्रोह, बुंदेलों का विद्रोह, है ना, सतनामियों का विद्रोह, अफरीदियों का विद्रोह, ये सब आर्थिक कारण से ही हुए थे और कहीं ना कहीं दक्कन की ही देन थी। प्लस इन सारी समस्याओं के कारण ये जो विद्रोह हुए, इनकी वजह से आप दिखा देंगे कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राज्य की आकांक्षा जो थी वो बलवती हुई। ठीक, फिर आप बताएंगे कि ये जो राजस्व संकट उभर कर आया, इस राजस्व संकट ने दरबारी गुटबंदी को बढ़ावा दिया, इसलिए कि इससे केंद्र कमजोर हुआ। तो जो दरबार में ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी अमीर थे वो गुट प्रभावशाली हुआ और निश्चित रूप से इन सभी की प्रतिस्पर्धा ने मुगल साम्राज्य की अवनति को प्रतिपादित किया। ये सवाल पहले आ चुका है, इसी को रिपीट किया गया सवाल, है ना। दक्कन की ओर मुगल साम्राज्य के प्रसार ने उसकी अवनति को प्रतिपादित किया था। विवेचना कीजिए, तो आप यहां से विवेचना कर देंगे इसकी। ठीक, फिर देखिए जरा एक सवाल जो मेरे ख्याल से अंतिम सवाल होना चाहिए, है ना। हाँ, 15वीं शताब्दी की वैष्णव भक्ति परंपरा ने प्रादेशिक साहित्य के उत्कर्ष में योगदान दिया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। सवाल यहां ही बड़ा इजी था। सिर्फ आप ये देखिए कि ये प्रादेशिक साहित्य कहां कहां लिखा गया। बंगाल में लिखा गया, ठीक। ये अवध प्रदेश में लिखा गया, ठीक। ये ब्रिज प्रदेश में लिखा गया, ठीक। ये राजस्थान क्षेत्र में लिखा गया, ठीक। यहां तक कि ये तेलुगु और तमिल क्षेत्रों में भी पहुंचा, बिल्कुल सही बात है। विजयनगर साम्राज्य के माध्यम से ये तमिल और तेलुगु क्षेत्र में पहुंचा। उनकी कृति कृष्णदेव राय की जाम्बवती कल्याणम जो नाटक लिखा था उन्होंने, है ना, उष परिणय जिसमें उषा और पर्वतराज की विवाह की कथा की चर्चा है, अमुक्त माल्याद जिसमें उन्होंने वैष्णव भक्ति परंपरा को स्पष्ट किया है। अमुक्त माल्याद, ऐसी स्त्री जिसको उससे पहले किसी ने टच ना किया हो। तो तेलुगु साहित्य पे देखा जाए, मालाधर बसु के समय पर जब नुसरत शाह का टाइम देखिए, बंगाल में महाभारत का अनुवाद हुआ, कृतिवास ओझा ने बांग्ला रामायण लिखी, ठीक। अवध क्षेत्र में आ जाइए
तुलसीदास, तो उनकी तो रामचरितमानस से लेकर हनुमान बाहुक से लेकर विनय पत्रिका से लेकर कवितावली तक, प्लस ब्रज क्षेत्र में आ जाइए तो सूरदास। इसमें आप दिखाएंगे कि मुसलमान कवियों का भी योगदान रहा, रहीम का दिखा दीजिए, रस खान का दिखा दीजिए, और भी कई दिखा सकते हैं आप। और आप बता सकते हैं कि जैसे जैसे ये वैष्णव भक्ति परंपरा अपना क्षेत्रीय प्रसार पाती गई, तो क्षेत्रीय स्तर पर भक्ति संत जो क्षेत्रीय स्तर से आए थे, चाहे वो मीरा थी, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु थे, चाहे वो वल्लभाचार्य थे, चाहे वो तुलसीदास थे, चाहे वो सूरदास थे, उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर उन परंपराओं को पहचान दी, भक्ति के साथ समायोजित किया, और ऐसे में अपने वचन प्रवचन जनता तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, जिसके कारण क्षेत्रीय साहित्य का उत्कर्ष हुआ। तो ये चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको शो करानी थी। फर्स्ट पेपर की ये सॉल्विंग जो है आपके लिए, अब चूंकि हम लोग पास समय बहुत सीमित है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी मेजर पॉइंट जहाँ जहाँ हो सकते थे उन पॉइंट्स की चर्चा मैंने आपके साथ में कर दी है। शेष कभी आपसे हमारा अगर क्लास में आमना सामना हुआ, आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन के विद्यार्थी हुए, तो हम लोग इन चीज़ों को और डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, है ना। तब वहाँ पर हमारा जो है 300-350 घंटे का कोर्स होगा। यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ों को काफ़ी समरी करने की कोशिश की है। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। नमस्कार।